हो ही नहीं सकता। हो जाएगा अभी। है। Okay, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग फिर से सबको एक बार गुड मॉर्निंग। ओके। अच्छा देखो, कैपिटल गेन चल रहा था इनकम टैक्स में। तो लास्ट वीक साइक्लोन के कारण हम लोग थोड़ा सा कैपिटल गेन से ट्रैक आउट हो गए थे लास्ट वीक साइक्लोन के कारण। कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लोग फिर से ट्रैक में आ जाते हैं। कैपिटल गेन में काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस भी करना है आप लोगों के साथ। तो मुझे जितना याद आ गया सर, नोट्स मैंने चेक भी कर लिया कि आप लोगों को मैंने प्रोफार्मा के बारे में डिटेल्स बताया था, रेट के बारे में बताया था। रेट में कुछ नोट्स भी लिखाना था मुझे, है ना। रेट के अंदर एक नोट्स बताना था और फिर मुझे आपको कैपिटल गेन का क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाना है। लेकिन पॉइंट इज दैट मैंने आपको प्रोफार्मा बताया, मैंने आप लोगों को रेट चार्ट भी बताया कैपिटल गेन का। मैंने आप लोगों को कैपिटल गेन का प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन नहीं किया, है ना सर। मतलब कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर जो प्रोविजन है, मतलब क्वेश्चन तो करेंगे थोड़ा बहुत, एक दो क्वेश्चन शॉर्टकट क्वेश्चन किए हैं। शॉर्टकट क्वेश्चंस में बात नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कैपिटल गेन का जो प्रोविजंस है ना, तो वो पहले एक बार ना डिस्कस कर लेना जरूरी है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी मजा आएगा। मतलब अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए प्रोविजंस बार बार हमें रोकेगा। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ एक बार मैं प्रोविजन डिस्कस कर लूँ कैपिटल गेन का। हाँ सर। चलो आज मैं थोड़ा प्रोविजंस बताता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस में जरूर आऊंगा, ठीक है। पहले थोड़ा प्रोविजंस में कुछ बात कर ले, फिर क्वेश्चंस में जाता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, समझ में आया ना। है ओके तो सर। सर। ओके चलो सर, थोड़ा यस। प्रोविजंस। प्रोविजंस बड़ा वाइटल है, आप लोग जानते भी हो, बिना प्रोविजन का टैक्स ना जिंदगी बेकार। बचपन में एक टीचर के पास पढ़ते थे सर, टैक्स का सम्स बहुत कराता था, लेकिन कभी टैक्स का प्रोविजन नहीं बताता था। हम लोग सोचते थे कि सब रटना पड़ेगा, सीरियसली। हम लोग को ऐसा फील होता था कि शायद सब कुछ मगअप करना पड़ेगा। फिर बाद में पता चला अरे बात तो ऐसा है नहीं। बात तो ऐसा है कि पहले प्रोविजंस पढ़ना चाहिए और फिर कैलकुलेशंस करना चाहिए। तो फिर जाके जब ये बाद में खुद को पता चला, अरे बात तो ऐसा है। लेकिन शुरू शुरू में समझ में ही नहीं आता था, हम लोग ना सिर्फ ट्राई करते थे, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन लेके बैठ जाते थे। बट कभी दिमाग में ये बात चलता ही नहीं था कि भाई ये जो टैक्स का जो क्वेश्चन है, ये टैक्स का क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन प्रोविजन। मतलब आपके पास कितना भी सवाल हो, ठीक है, सवाल का जवाब तो प्रोविजन में छुपा हुआ है। ठीक है, करेंगे ये मिस्टर मिठुन का क्वेश्चन करेंगे, मजेदार क्वेश्चन है। फिर मैं आप लोगों को ये भी शेयर करूंगा सर। इंडेक्स देख रहे हैं आप लोग। हेलो, इंडेक्स देख पा रहे हैं सर। हाँ सर। हाँ सर, इंडेक्स को भी शेयर करूंगा मैं आज आप लोगों के साथ। ठीक है। इंडेक्स क्या है, किस तरह से इसको रीड करना है, इसको यूज कैसे करना है, कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर वाइटल वाइटल डिस्कशंस करना है। और बहुत वाइटल एरिया है, इंडेक्सेशन इज अ वेरी वेरी वाइटल एरिया। नॉर्मली एग्जाम में देके बोल के रखेगा, ठीक है। नॉर्मली एग्जाम में इतना सारा रटने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कभी कभी बोलता हूँ कि रट लो, काम आ जाता है। बेसिकली 2001-2 इज वेरी वाइटल। 2001-2 का इंडेक्सेशन बहुत वाइटल होता है। और साथ में 2019-20 का जो सबसे लेटेस्ट होता है ना, वो बहुत वाइटल होता है। 1920 एज वेल एज 2021, ये दोनों बहुत वाइटल दिखता है। ठीक है, चलो ये सब आगे बात करेंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा प्रोविजंस पे बात कर ले। चलो, चलो फटाफट रिकैप्चुलेट हो जाए। सबको स्क्रीन दिख रहा है सर। हाँ हाँ सर। सर। यस। हाँ सर। ठीक है सर। तो अगर आप लोग लास्ट दो क्लास का जो भी डेटा है, अगर आप उसको एक बार आप लोगों ने रिवाइज किया, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा सर। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि कैपिटल गेन क्या है, किस तरह से इसका हिसाब किताब होता है, इसके बारे में हम लोगों ने काफी सारा पॉइंट में डिस्कशंस कर चुके हैं। और कॉपी में हम लोग उसके बारे में ओवरऑल प्रोफार्मा भी लिख चुके हैं। हाँ, कुछ और भी चीजें लिखाना है, बट बिफोर दैट मैं एक काम कर रहा हूँ। आप लोग एक बार मैं कंप्लीट प्रोफार्मा, मतलब कंप्लीट प्रोविजंस का ओवरव्यू में एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अगर आप देखो कि स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, ठीक है, सेक्शन 45, इसके बारे में मैं पहले भी बोला, कॉपी में भी लिखा के रखा कि सेक्शन 45 बेसिकली आप लोग जानते हो ना सर, कि ये जो ये आपका कैपिटल गेन है बेसिकली 45 से लेके 55, है ना। 45 से लेके 55 जो मतलब इनकम टैक्स का सेक्शन है, उसके अंदर बेसिकली इसको बोला गया है। ठीक है,
45 से लेके 55। जैसे आप लोग जानते हो हर एक चैप्टर का मैंने आप लोगों को बता के रखा था। जस्ट अ मिनट रुको। ये बाद में दिखाएंगे। मिल गया सर, ठीक है। स्क्रीन शेयर है? हाँ सर। ठीक है सर। देखो सर, ये आप लोग जानते हो, इससे पहले भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि हेड्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरीज के बारे में सेक्शन 15 से लेके 17 तक में बोला गया है ना। सैलरीज के बारे में सेक्शन 15 से लेके 17 तक। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेके 26 के अंदर बोला गया है। 26 नहीं, 27 लेटेस्ट आया था। उसके बाद आपका पीजीबीपी, उस पर तो बहुत जोर का चर्चा हुआ है। सैलरी में भी जोर का चर्चा हुआ था। जिन लोगों का नहीं हुआ वो बाद में होगा, डोंट वरी। कैपिटल गेन 45 से लेके 55 तक, जो मेरा आपको बोलने का अभी का जो इरादा था, सेक्शन 45 से लेके 55, इसके अंदर भी काफी ज्यादा सेक्शंस है। ठीक जैसे बीपी में भी काफी सारा सेक्शंस है, वैसा ही कैपिटल गेन के अंदर भी ना सेक्शन थोड़ा लंबा चौड़ा है सर। तो चिंता का विषय नहीं है, सेक्शन ज्यादा है मतलब एक्चुअली क्या है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा है। तो इसलिए क्या है ना, हम लोगों को अलग अलग सेक्शन वाइज भी चीजों को एक बार देख लेना चाहिए कि अलग अलग सेक्शन हमें क्या बता रहा है। ठीक है, अलग अलग सेक्शन हमें क्या बता रहा है। जैसे सेक्शन 45 हमें क्या बताता है, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन दी प्रीवियस ईयर। ये मैंने कॉपी में कितना सुंदर आपको बता के रखा, आप देखिए। प्रीवियस ईयर विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। एकदम पहला बात कैपिटल गेन चैप्टर का फर्स्ट वर्ड ही मैंने ये बता के रखा आप लोगों को। एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द ट्रांसफर टुक प्लेस। मैंने आप लोगों को ट्रांसफर के बारे में भी नोट्स लिखा के रखा ना सर, कि ट्रांसफर इन कैपिटल गेन बहुत सारा पॉइंट को बताते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 याद है सर, लास्ट क्लास में मैंने ट्रांसफर बताया था आप लोगों को। हाँ हाँ सर, सर। हाँ। है ट्रांसफर, ट्रांसफर का नोट्स ओपन है ये मेरे पास, ये देखो कहाँ चला गया, ये देखो ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या क्या हो सकता है, ट्रांसफर मतलब सेल होता है, ट्रांसफर मतलब एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर मतलब रिलिंक्विशमेंट होता है, ट्रांसफर मतलब एक्सटिंग्विशमेंट होता है, ट्रांसफर मतलब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड होता है 45 सबसेक्शन 2, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट होता है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ट्रांसफर इज अ वेरी बिग वर्ड, ट्रांसफर इज अ वेरी वेरी बिग वर्ड इन कैपिटल गेन चैप्टर। तो इसको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा सर। तो इसलिए बहुत सिंपल सेक्शन 45 बोलता है, एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। इवन हम लोगों ने कैपिटल एसेट क्या है उसका भी चर्चा करके रखा है पहला क्लास में। तो जो लोगों ने नहीं किया बाई चांस पहला क्लास कैपिटल गेन का, प्लीज एक बार आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ कर लो सर, नहीं तो सर आज का डिस्कशन थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा दिक्कत जरूर करेगा। ठीक है, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ जरूर कर लेना सर, नहीं तो मुश्किल में आ जाएंगे और कुछ नहीं। अच्छा, तो एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज अ बिग वर्ड, ट्रांसफर इज अ बिग वर्ड, इफेक्टेड इन प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर मतलब करेंटली अगर देखा जाए तो कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है सर, मुझे थोड़ा बताओगे। करेंट प्रीवियस ईयर क्या है हम लोगों का, 2020 21 21, और असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है सर, 21 20। 22 तो ये तो इनकम टैक्स का हिसाब सिस्टम है कि प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में गवाते हैं, है ना सर। प्रीवियस ईयर में कमाएंगे और असेसमेंट ईयर में गवा देंगे। मतलब बेसिकली जो इनकम हम यहाँ करेंगे टैक्स हम लोग यहाँ देंगे। कोई कुछ कहना चाहते क्या, बोलो। किसी का म्यूट अनम्यूट है इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर इनका इन दी प्रीवियस ईयर मतलब कैपिटल एसेट बेच के जो आपका जो भी प्रीवियस ईयर में आया, चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर का इनकम माने जाएंगे और उसके हिसाब से सेक्शन 45
सबसेक्शन 1 में ट्रांसफर, मतलब जिस साल ट्रांसफर टुक प्लेस होगा, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 उसके बारे में बताते हैं। तो 2021 में कमाएंगे तो 21-22 में सरकार के घर में टैक्स जमा करेंगे एज पर नॉर्मल इनकम टैक्स मेथड। तो ये तो सेक्शन 45 का बात हो गया, जहां से बेसिकली कैपिटल गेन के बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बता के रखा है। सर ये तो एकदम स्टार्टिंग बात है, ये तो हम लोग जानते हैं, आगे बढ़ो सर। ओके चलो। अच्छा अब देखो सर, सेक्शन प्रॉफिट्स एंड गेन्स अराइजिंग, क्या क्या सेक्शंस में बात करूंगा, बहुत सारे सेक्शंस है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A, प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन चार्जेबल एज इनकम, previous year in which income is chargeable to tax and deemed to full value consideration, deemed to full value consideration, full value मतलब total value for computation of capital gain under section 48। ये एक प्रोविजंस है जो डीम्ड करके रखा है, मतलब मान लेंगे कि है ऐसा, ठीक है। जैसे कि ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, डीम्ड बोल के 48 का लास्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48, लास्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 मतलब बेसिकली डीम्ड, मान लेंगे कि इतना हुआ है, डीम्ड फुल वैल्यू कंसिडरेशन। मैं आगे बताता हूं आपको कि डीम्ड फुल वैल्यू कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, आगे आगे बताता हूं मैं आप लोगों को। पहले थोड़ा सा मैं प्रोविजंस पे थोड़ा सा मूव ऑन तो कर लूं। 45 सबसेक्शन 1A, मनी और अदर एसेट्स, आप लोग जानते हो एकदम स्टार्टिंग क्लास में लिखा हुआ है, मनी और अदर एसेट रिसीव्ड अंडर एन इंश्योरेंस फ्रॉम एन इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन, मतलब इंश्योरेंस अकाउंट से जो इंश्योरर को मिलता है ना, ऑफ एनी कैपिटल एसेट एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वल्शन ऑफ नेचर, रायट और सिविल डिस्टर्बेंसेस, इसके कारण अगर किसी को कुछ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है तो उसको भी कैपिटल गेन मतलब गेन के अंदर रखा जाता है। एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोशंस, एक्शन बाय एन एनिमी ऑफ एनी एक्शन टेकन इन कॉम्बैटिंग एन एनिमी, मतलब इसके कारण अगर किसी को किसी भी तरह का इंश्योरेंस का पैसा मिलता है ना सर, तो उसको द प्रीवियस ईयर इन विच द सच मनी और अदर एसेट इज रिसीव्ड, तो क्या बोला सर, प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन चार्जेबल एज इनकम। ये थोड़ा हटके पॉइंट हो गया ना, 45 सब 45 सबसेक्शन 1 है। हाँ सर, इंश्योरेंस के थ्रू से सपोज मानो कि आप समझ पा रहे हैं ना सर, आपका ये सब जो नेचुरल प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह का पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस है, कोई वायलेशंस है, किसी भी तरह का एक्सप्लोशंस है, इसके कारण लोगों को अगर इंश्योरेंस की इनकम होता है ना तो उसको भी इनकम माना जाता है, उसको भी इनकम माना जाता है। और ऐसे इनकम को कैपिटल गेन के अंदर ट्रीट किया जाता है। और क्या किस ईयर में ट्रीट किया जाएगा, प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, द प्रीवियस ईयर इन विच सच मनी और अदर एसेट इज रिसीव्ड, जिस साल आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा उस साल में उसका टैक्सेशन काउंट होगा। डीम्ड क्या माना जाएगा, द फुल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ मनी और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट रिसीव, मतलब सपोज मानो कि आपका एक्सीडेंट में, सपोज आपका फायर इंश्योरेंस था, ठीक है, आग जल के आपको इंश्योरेंस मिला, आप बात समझ रहे हैं ना, फायर इंश्योरेंस था, आपने प्रीमियम भरा था फायर इंश्योरेंस का, बाद में आपको पैसा मिला। तो अब सवाल है कि जो एसेट मतलब जो एसेट्स के बदले आपको इंश्योरेंस का मनी मिला है, या तो वो वैल्यूएशन देखा जाएगा कि एसेट्स का वैल्यू क्या है, द फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ द अदर एसेट्स, या फिर मनी जो मतलब प्रॉपर होगा, द वैल्यू ऑफ मनी और फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट रिसीव्ड, तो उसके अंदर देखा जाएगा कि कौन सा अमाउंट को लिया जाएगा। बट हो सकता है कि डीम्ड फुल वैल्यू, मतलब मान लेंगे, देखो सर क्या होता है ना, ऐसे बहुत केस में होता है कि आपका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ या फायर में आपका दुकान में आग लग गया, हो सकता है आपकी दुकान के अंदर 10 लाख का सामान हो, लेकिन इंश्योरेंस वाले आपको 8 लाख दे रहा हो, ऐसा होता है सर, ऐसा होता है क्या, 10 लाख का सामान है, मतलब वो एक्चुअली सम एश्योर्ड वगैरह का इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वैल्यूएशन है, ठीक है। सपोज 10 लाख का प्रोडक्ट था लेकिन कुछ प्रोडक्ट बच गया है, तो जो प्रोडक्ट में कुछ हुआ नहीं तो उसमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा आपको, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हाँ सर, वो लोग वैल्यू एसेस करता है कि नहीं करता, वैल्यू एसेस करता है ना, हाँ सर। गाड़ी एक्सीडेंट होने पे ही क्या वो गाड़ी मतलब जितना बोलेगा उतना दे देगा, गाड़ी का इंश्योरेंस ठीक है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस बना के रखा था आपने, कार का इंश्योरेंस है कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी डैमेज कितना हुआ क्या वो लोग उसका चेक नहीं करेगा। हाँ सर, करेगा कि नहीं करेगा बोलो। यस सर करेगा। हाँ, अब कौन सा गाड़ी में कितना डैमेज हुआ है वो तो देखेगा, उसके बाद ना इंश्योरेंस रिलीज करेगा, इसलिए डीम्ड फुल वैल्यू भी हो सकता है या फिर जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक रिसेंट पॉलिटिकल मैटर बताते हैं आप लोगों को, सर अगेन पॉलिटिक्स नहीं सर, नॉलेज के लिए
मुझे पॉलिटिक्स करने में कोई दिलचस्पी नहीं है सर। यहाँ हमारे बंगाल के चीफ मिनिस्टर बोले हैं कि इतना भयंकर मतलब साइक्लोन में हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे वेस्ट बंगाल में थोड़ा कम ही हुआ है, दीघा में कुछ ज्यादा हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला कि 20,000 करोड़ लगेगा। आप लोगों ने सुना सर, चीफ मिनिस्टर ने हाँ सर। बोला कि 20,000 करोड़ लगेगा। हाँ सर, हाँ कितना, नहीं 20,000 करोड़ फॉर दीघा और 10,000 करोड़ फॉर सुंदरवन। ये ममता दीदी ने, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा। अब सवाल, मैं ये नहीं बोलता कि कितना डैमेज हुआ है, मुझे नहीं पता सर, मैं थोड़ी ना गया वहां पर देखने में। हाँ, मेरा कुछ कनेक्टेड स्टूडेंट्स है जो लोग पॉलिटिक्स में है, पार्टी में, उनमें मुझे उनके थ्रू से खबर मिलता है सर, जो भी हो। लेकिन पॉइंट मुझे नहीं पता कि सच में 20,000 का खर्चा हुआ है कि उससे ज्यादा हुआ है, बट ये तो एसेस होगा ना ऑब्वियसली। अब आप जो भी मर्जी बोलोगे वो थोड़ी ना है, हो सकता है कि 50,000 करोड़ का खर्चा होगा, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है 5,000 करोड़ का, लेकिन ये जितना डैमेज हुआ है उसके हिसाब से ही ना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यही बात है। अब दीघा का बात हो या सुंदरबन का, या सबसे ज्यादा डैमेज तो उड़ीसा को हुआ है। इवन मुझे एक बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि उड़ीसा का जो सीएम है उन्होंने बोला कि मैं सेंट्रल के ऊपर ज्यादा प्रेशर हम लोग नहीं देना चाहते, ऐसे ही कोविड के कारण सेंट्रल बहुत मुश्किल में है। आप लोगों ने सुना सर ये वाला बात? हाँ सर। हाँ, नवीन पट्टनायक बोला सर कि सेंट्रल के ऊपर वो ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहता, लेकिन ओडिशा को ही सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। भद्रक, जाजपुर, बालेश्वर, ठीक है, ये सब एरिया में बहुत ज्यादा साइक्लोन में डैमेज हुआ है, पर फिर भी वो बोल रहे हैं कि हम सेंट्रल पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता, हम लोग खुद ही कुछ डेवलप करना चाहते हैं। आई डोंट नो अब इसमें कितना पॉलिटिक्स है उसमें मुझे नहीं पता, बट फिर भी बोला है इसीलिए बोल रहा हूँ। चलो सर, कोई बात नहीं, लेकिन बात यही है कि डैमेज के ऊपर बात चल रहा है, इसीलिए मैंने बोला। तो मनी रिसीव्ड, अब ये सरकार का बात छोड़ो, पर्सनल लेवल में आ जाओ, ठीक है। तो 45 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1A, 45 सबसेक्शन 1A याद रहेगा ना सर? 45 1A में कैपिटल इनकम क्यों उसको इनकम माना जाएगा? 45 सबसेक्शन 2, 45 subsection 2, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन बाय ओनर ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाया, आज भी करवाएंगे क्वेश्चन, पहले भी करवाया, आज भी करवाएंगे। वेरी वेरी वाइटल पॉइंट है, बहुत वाइटल पॉइंट है। ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन बाय द ओनर ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसका मतलब क्या? इतना दिन वो आपका कैपिटल एसेट था, आज वो आपका स्टॉक इन ट्रेड हो गया। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपके पास एक बिल्डिंग है, इतना दिन ये बिल्डिंग आपका एसेट था, लेकिन आप क्या किए ना, अभी आप क्या हो बोलो तो आप प्रोमोटर हो। कौन हो? प्रोमोटर। किस तरह का प्रोमोटर? अरे बिल्डिंग प्रोमोटर सर, बिल्डिंग प्रोमोटर। आप बात को समझिएगा, बिल्डिंग प्रोमोटर मतलब ये कुछ ऐसा डीएलएफ जैसा। डीएलएफ जानते हैं ना सर? डीएलएफ क्या करता है? डीएलएफ क्या करता है सर? घर बनाता है ना। हाँ सर। ना, डीएलएफ वैसे प्रोमोटर ही घर बनाते हैं, बहुत फेमस प्रोमोटिंग कंपनी है, रियल एस्टेट बोलते हैं ऐसे कंपनीज को। तो वो एक घर डीएलएफ का खुद का घर था, जिसमें वो खुद रहता था, वो उसका कैपिटल एसेट था। लेकिन बाद में वो क्या किया, उसको अपने बिजनेस पे, मतलब अपना जो बिल्डिंग बेचने का बिजनेस है उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही वो अपने बिल्डिंग को बिजनेस करने में ट्रांसफर कर दिया, तो जो उसका कैपिटल एसेट था, सपोज मानो कि ये घर उसका अपना एसेट था, बाकी वो सब क्या था, ये डीएलएफ खुद रहता था, या फिर उसका खुद का कैपिटल एसेट है, लेकिन बाकी घर वो बेचने के लिए रखा है, ये दिस इज फॉर सेल, ये सब सेल के लिए है। ये सबको क्या बोलेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। ये सबको क्या बोलेंगे सर? स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे। तो दीज आर दी स्टॉक इन ट्रेड, बट इसमें डीएलएफ रहता है, ठीक है। अब बाद में जब इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कैपिटल एसेट क्या हो जाएगा फिर? कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो जाएगा स्टॉक इन ट्रेड पे, जिसके बारे में बोल के रखा है सेक्शन 45 क्लॉज सबसेक्शन 2 पे। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये यस वाला सर। काम ओके सर, पूछ लेता जाता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हो और मैं आप लोगों को प्रोविजन, देखो प्रोविजन थोड़ा कंसंट्रेशन देना जरूरी है, बिकॉज प्रोविजन पे डिपेंड करता है ना सर आपका क्वेश्चंस का जवाब, इसीलिए। तो ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन बाय द ओनर ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, मतलब जो बिजनेस वो खुद कर रहा है। द प्रीवियस ईयर इन विच सच स्टॉक इज ट्रेड इज सोल्ड अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय हिम,
प्रीवियस ईयर इन विच सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सोल्ड कर रहे हो, या फिर ट्रांसफर्ड बाय हिम, ठीक है, अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय हिम द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस, या फिर जिस पर्टिकुलर ईयर में आप ट्रांसफर करते हो उसको माना जाएगा। तो यहाँ पर फिर से एक बात आ गया, ठीक है, 45 सबसेक्शन 2 आपको फिर से क्या बता दिया, 45 सबसेक्शन 2 आपको उसके बारे में, सर इसका वैल्यूएशन क्या माना जाएगा, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन, जिस डेट पे आप कन्वर्जन कर रहे हो उस डेट में उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो रहेगा, या फिर द अमाउंट रिकॉर्डेड, अच्छा वो तो हो गया, ठीक है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 वो हो गया, ठीक है सर। तो इतना ही है, यार समझ में आया, बोलो। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 वेरी वेरी वाइटल पॉइंट सर, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर करना। सर बस अभी प्रोविजन समझ रहे हैं सर, कैलकुलेशन सब करेंगे ना, अभी इसका कैलकुलेशन पार्ट बाकी है, डोंट वरी। कैलकुलेशन पार्ट जब होगा एक बार लगातार कैलकुलेशन ही होता जाएगा, बट बिफोर दैट एक बार आप मुझे इतना बता दो सर, क्या प्रोविजन समझ में आ रहा है? चौथा का एकदम आवाज नहीं आ रहा है, चौथा समझ में आ रहा है चौथा? चौथा विशाल? यस सर। यस सर। ठीक है, तो 45 सबसेक्शन 2 के बारे में ऐसे बोल के रखा है, आगे बढ़ते हैं सर एक एक करके। 45 सबसेक्शन 3, सर व्हाट इज 45 सबसेक्शन 3? सर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पर्सन, बार बार ट्रांसफर आ रहा है, देख रहे हैं सर, बिना ट्रांसफर का कैपिटल गेन नहीं होता ना, तो कैसे होगा, ट्रांसफर तो बार बार ही आएगा। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पर्सन टू ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है सर। एओपी बीओआई कौन है? एओपी बीओआई इनकम टैक्स में कौन है सर? पर्संस है। जो लोग इनकम टैक्स का बेसिक्स अभी तक नहीं किए हो उनको मैं बस एक बार याद दिलाऊंगा सर, इनकम टैक्स के बेसिक्स में इसके बारे में मैंने डिस्कस करके रखा, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में बेसिक्स कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट इज दैट इनकम टैक्स में 7 तरह का पर्संस के बारे में बोल के रखा है, ठीक है, 7 पर्संस के बारे में इनकम टैक्स बोल के रखा है। पर्संस मतलब जिनका इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है, ठीक है, जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम कौन इनकम कर रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग पर्संस बना के रखते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स एक पर्सन है, एओपी मतलब कुछ पर्संस का एसोसिएशन, बीओआई मतलब कुछ इंडिविजुअल्स का बॉडी, ठीक है, मतलब 4-5 जन मिलके एक बॉडी, या फिर जैसे दुर्गा पूजा कॉमेडी टाइप का होता है ना वैसा, या फिर एक एसोसिएशन जिसके अंदर अलग अलग, मतलब इसके अंदर कंपनी भी हो सकता है, इसके अंदर फार्म भी हो सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस भी अलग से है, ठीक है, या फिर लोकल अथॉरिटी, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये अगर आप आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को और लोकल अथॉरिटी को अलग करते हो तो इन दैट केस पर्सन आर्ट भी गिना जाता है, ठीक है। बट क्या होता है ना, बहुत केस में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी को एक साथ काउंट किया जाता है, ठीक है। अब डिटेल्स में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इतना जान के रखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग 7 तरह का पर्सन को बना के रखा है, ठीक है। 7 पर्सन के अंदर ये एओपी और बीओआई एक तरह का पर्सन है। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, बस इतना याद रखना है सर कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पर्सन टू ए फार्म, फार्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, और अदर एसोसिएशन, मतलब फार्म और एओपी में क्या फर्क है, कोई मुझे बता सकते हैं सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फार्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन? कोई तो बोला सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फार्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन दोनों में फर्क क्या होता है? कोई तो बोलो। कोई नहीं बोलोगे? किसी को कोई आइडिया नहीं आ रहा है? मेरा आवाज तो आ रहा है ना? ফার্ম তো একটা সেপারেট এন্টারপ্রাইজের মতো, আর অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্সনের ভেতরে তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ পার্সন থাকে, সেটা নিয়েই গঠিত হয় একটা অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্সনস। चौथा ने जो बोला मैं उसका एक छोटा सा समरी बनाता हूँ। चौथा बोला कि एसोसिएशन ऑफ फार्म मतलब बेसिकली पार्टनरशिप फार्म, ठीक है, बिजनेस करने के लिए करता है, वेरी गुड। पार्टनरशिप फार्म बिजनेस एंटरप्राइज है, तो पार्टनरशिप फार्म एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह एक फार्म है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या बिजनेस कर सकता है? हाँ सर, ये बिजनेस भी कर सकता है और नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी कर सकता है, पर पार्टनरशिप बिजनेस तो बिजनेस ही करेगा। ये एक बहुत वाइटल पॉइंट चौथा की बात से मुझे निकल के आ रहा है। और एक बात, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के अंदर कौन कौन हो सकता है? एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फार्म भी इसके अंदर हो सकता है,
एक कंपनी भी इसके अंदर हो सकता है, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लाइक मंदिर ट्रस्ट होता है ना, मंदिर मस्जिद गिरजा का ट्रस्ट होता है, तैसे मंदिर या टेम्पल ट्रस्ट भी इसके अंदर हो सकता है। तो ये सबको ही मिलके एक एओपी बन सकता है। ये तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। पर पार्टनरशिप फॉर्म मतलब वो बिजनेस करने के पर्सपेक्टिव में ही कुछ लोग पार्टनर बन के बिजनेस करते हैं। जो लोग पार्टनरशिप लॉ पढ़ना चालू किए, जिन लोगों का है बिजनेस लॉ का क्लास, वो लोग चालू किए है ना सर, कल के क्लास में जो लोग थे मोस्ट प्रोबेबली उनको याद आ रहा होगा। ठीक है सर। अब पॉइंट इज दैट कि ये एओपी, ठीक है, ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस का मैं बात कर रहा हूँ और फॉर्म का जो बात कर रहा हूँ, ये फर्क तो दोनों का है ही कि ये कुछ पर्संस को मिला के एसोसिएशन होता है और पार्टनरशिप फॉर्म तो बिजनेस करके करता है। लेकिन एक फर्क आप लोगों ने बोला नहीं, एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस वो भी तो बिजनेस कर सकता है और इसमें भी कुछ लोगों का पार्टनरशिप जैसा ही दिखता है। बट एक बस थोड़ा सा अलग बात है कि फॉर्म का ना, फॉर्म का डीड होता है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड होता ही होता है, जरूरी है सर, पार्टनरशिप डीड बनता ही बनता है। लेकिन एओपी का ऐसा कोई डीड बनना मैंडेटरी नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब ये डीड बना के कभी नहीं होगा, डीड बन जाएगा तो फिर वो अलग अलग बात हो जाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड बनता है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी एक तरह का पार्टनरशिप ही है, बट फिर भी उसमें कोई डीड वीड वगैरह बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। ये एक बहुत वाइटल डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। लेकिन चलो सर, अभी बिजनेस फॉर्मेशन के बारे में बात फिर से करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना? हेलो, छोटा मोटा बात है, समझ में आया कि नहीं आया? तो था बोझा कैसे? यस सर, हाँ सर। तो फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन टू अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इन विच ही इज और बिकम्स अ पार्टनर और मेंबर बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज। ठीक है, मतलब कोई किसी को इस तरह का कैपिटल कंट्रीब्यूट करे तो उसको भी कैपिटल इनकम मतलब प्रॉफिट एंड गेन माना जाएगा। कब होगा? द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म या एओपी और बीओआई एज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट। मतलब फर्म के अकाउंट में, एओपी के अकाउंट में या बीओआई के अकाउंट में, जिसके पास ट्रांसफर होगा वो वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट को जो कैपिटल मतलब अपने अकाउंट में जो लिख के लगेगा उसी को बेसिकली वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, तो ये बोल के रखा है रूल 45 सबसेक्शन 4। 45 ही खत्म नहीं होगा सर, अभी 45 में भी अभी बात चलेगा। 45, 46, 47 बहुत कुछ है। 45 सबसेक्शन 4, सर ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्या है? और अदर एओपीज और बीओआईज और अदरवाइज। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्या होता है सर? पार्टनरशिप तो किए होंगे आप लोग, जब पार्टनरशिप बंद हो जाता है, थैंक यू सर, जब पार्टनरशिप बंद हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है, ठीक है। कंपनी के केस में हम लोग बोलते हैं लिक्विडेट होना और फार्म के केस में हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन होना। आप लोग मैम के पास जरूर पढ़ते होंगे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन वगैरह, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट by way of distribution of a capital asset on the dissolution of firm। मतलब जब एक पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाता है तो उसका जो भी एसेट्स वगैरह है उसके फार्म के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किया जाएगा कि नहीं जाएगा? सपोज मानो एक बिजनेस है, उस बिजनेस में तौथा, मैं, जियाउल, ठीक है, हम लोग पार्टनर है, ठीक है। अब बिजनेस बंद हो रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों के बीच में एसेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि नहीं जाएगा? एकदम जाएगा सर। तो ऐसे हालत में भी तो आपके पास कैपिटल गेन तरह का कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसको भी इनकम मान सकते हैं। डिपेंड करेगा कि उसमें कितना टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, वो तो एज पर सब्जेक्ट टू कॉन्सेप्ट, बट कैपिटल गेन इसको ट्रीट करता है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। कौन सा ईयर को माना जाएगा? द प्रीवियस ईयर इन विच द सेड ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जिस पर्टिकुलर ईयर में मुझे जियाउल को या तौता को मतलब बेसिकली मतलब ट्रांसफर होगा उस पर्टिकुलर ईयर को। सर वैल्यूएशन क्या होगा? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन डेट ऑफ सच ट्रांसफर। उस पर्टिकुलर डेट में उस एसेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वही, मतलब मार्केट वैल्यू, आप अपने मर्जी से वैल्यू बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब क्या है ना, लोग इनकम टैक्स को बचाने के लिए वैल्यू को क्या करेगा सर, कम दिखाएगा कि ज्यादा दिखाएगा? कम दिखाएगा। कम दिखाएगा, वेरी गुड सर। लेकिन अगर वो सच में चाहता है कि नहीं हम इसको कंट्रोल करेगा, तो फिर उसमें इनकम टैक्स वाले फेयर मार्केट वैल्यू को हम दिमाग में लाता है। एकदम सर। अच्छा, ये कौन बोला रे कि कम दिखाएगा? अभी आवाज थोड़ा अलग लग रहा है। आमी बोल रहा नील। नील, वही मैं सोच रहा हूँ।
নীল হিন্দিতে একটু কম বলিস তাই আমি বুঝতে পারলাম না কে বললো কথাটা। ओके कहाँ चला गया? 45 सबसेक्शन 5 आ जाओ सर, 45 सबसेक्शन 5 में आ जाओ। ये समझ में आ रहा है रे प्रोविजन? हेलो। यस सर। ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन क्या होता है बोलो तो? कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ और ए ट्रांसफर द कंसिडरेशन फॉर व्हिच वाज डिटरमाइंड और अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। जैसे गवर्नमेंट का रोड बनता है, गवर्नमेंट का रेल बनता है, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट बनता है, तो कंपलसरी एक्विजिशन होता है ना? हाँ सर, हाँ सर। पता है ना? तो जब भी कोई ऐसा कंपलसरी एक्विजिशन होगा जहां रेल बनेगा, रोड बनेगा, कोई टाउनशिप बनेगा, जैसे न्यू टाउन में हुआ है, मुझे पता है न्यू टाउन में बहुत सारे उसके लिए एक जगह भी बना के रखा है पुनर्वासन बोल के, ठीक है, सब मतलब उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। जैसे टाटा में भी, टाटा ने सिंगूर में जो फैक्ट्री बनाया वहां पर भी हुआ था। सिंगूर फैक्ट्री का जो साइट था उसमें भी कंपलसरी एक्विजिशन हुआ था, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट ने भी एक्विज करके टाटा को दिया था, लेकिन बाद में वो तो प्रॉब्लम हो गया, हम सबको पता है। तो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट कि देखो सर, इतना बड़ा फैक्ट्री बनने के बाद हाँ काम ही नहीं चालू हुआ, अगर एक बना दिए तो बन देना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, चलो वापस आ जाते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना सर? तो कंपलसरी एक्विजिशन याद दिलाने के लिए मैं ये सब एग्जांपल यूज करता हूँ ताकि आप लोग याद रख पाओ, मेरा इरादा यही है, राजनीति नहीं करूंगा। ओके सर। तो 45 सबसेक्शन 5, ठीक है, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ और ट्रांसफर द कंसिडरेशन फॉर व्हिच वाज डिटरमाइंड और अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो भी बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, या आरबीआई के थ्रू से भी हो सकता है। कौन सा ईयर माना जाएगा? द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द कंसिडरेशन और पार्ट देयरऑफ इज फर्स्ट रिसीव्ड। जिस पर्टिकुलर में बेसिकली कंसिडरेशन मिलेगा उसको बारे में बोल रहे हैं। कंपेंसेशन और कंसिडरेशन मतलब कंपेंसेशन किसको मिलेगा? जब कंपलसरी एक्विजिशन होगा तो जिसके हाथ में पैसा दिया जाएगा, अगर वहां पर फार्मर्स थे उनके हाथ में जा रहा था ना, वो अलग बात की यहाँ पर टैक्स कभी नहीं लगाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस फार्मर्स का जमीन है उनको जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, उनके हाथ में बात चल रहा है कि कैपिटल एसेट होगा कि नहीं होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का क्या कॉन्सेप्ट है उसमें बाद में बात करते हैं। बट पॉइंट इज दैट अगर आपको किसी भी तरह का इस तरह का कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड के कारण आपको कुछ पैसा मिल रहा है, तो उसको भी डिपार्टमेंट, उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिमाग में रखता है और उसके उस कंपेंसेशन और कंसिडरेशन को डिटरमाइंड और अप्रूव्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई जो बताते हैं उसको दिमाग में रखा जाता है, ठीक है। जो कंसिडरेशन आपको मिलेगा उसी को वैल्यू मान के इनकम टैक्स वाले आगे बढ़ेगा। अब टैक्स होगा कि नहीं होगा वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस, आगे बात करेंगे उसका। अच्छा, इफ द कंपेंसेशन और कंसिडरेशन इज फर्दर एनहांस्ड, अगर कंपेंसेशन पहले जो बोला था बाद में उससे ज्यादा बोल रहा है, अगर कंपेंसेशन और कंसिडरेशन इज फर्दर एनहांस्ड बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी, तो एनहांस परसेंटेज जो है ना सर उसको मानेंगे, ठीक है। अमाउंट विल बी डीम्ड टू बी द इनकम। अगर बाद में मानो कि शुरू में जब जमीन लिया जा रहा था, पार क्या बोलेंगे इसको, किस तरह से होता है, डेसिमाइल होता है, काटा होता है, क्या बोलते हैं सर? बोलता है ना सर, एक कट्ठा जमीन या डेसिमाइल इतना ऐसा करके होता है ना। हेलो आप लोग? हेक्टर हेक्टर। हाँ हेक्टर, हाँ हेक्टर भी होता है, हेक्टर होता है, एकड़ होता है, ठीक है, काठा भी होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग चलता है। लेकिन मैं एक सिंपल बात करता हूँ सर, चलो सपोज मानो कि जमीन कितना है, एक कट्ठा जमीन है या फिर एक हेक्टर या एक एकड़ जमीन है। अब मानो कि एक एकड़ जमीन के लिए दाम लगाया गया था, उसके अंदर जितना भी लोग हैं सबको मिल जाएगा, 5 करोड़ का दाम लगाया गया था। लेकिन कोर्ट में केस हुआ, कौन जिनको मिलने वाला था वो लोग बोला कि नहीं नहीं 5 करोड़ से तो बात नहीं बनेगा, हमें कम से कम 10 करोड़ चाहिए, हमें कम से कम 10 करोड़ चाहिए। तो फिर कोर्ट अगर बाद में एनहांस करता है तो एनहांस वैल्यू को ही माना जाएगा, ठीक है सर। इसीलिए बोल रहा है अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल इसको मानता है और उसको बारे में वो रिलीज करता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर कोई भी कोर्ट हो, जो भी मतलब जिनके हाथ में बेसिकली पावर होता है, वो जो बताएगा वो तो मानना पड़ता है ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनके बारे में ये जो भी बोलता है मानना पड़ता है। Exactly. However, any amount of compensation received in pursuance of an interim order of a court, tribunal, or other authority shall be deemed to be the income chargeable under the head capital gain of
द प्रीवियस ईयर, ठीक है, इन विच द फाइनल ऑर्डर ऑफ सच कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी इज मेड, जो फाइनल ऑर्डर होगा उसी को माना जाएगा। और क्या बोला सर, कॉस्ट क्या मानेंगे, कॉस्ट के बारे में, द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय द एसएससी, और क्या बोला, अमाउंट बाय विच द कंपेंसेशन और कंसिडरेशन इज एनहांस्ड और फर्दर एनहांस्ड फॉर दिस पर्पस, कॉस्ट ऑफ, इसके पर्पस में क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस दाम पे आप जमीन ले रहे हो, cost of acquisition and cost of improvement shall be taken as nil. In that case, cost of acquisition and cost of improvement shall be taken as nil, मतलब कोई वैल्यू चार्ज नहीं होगा। आप लोगों को बात समझ में आया सर, एक्विजिशन कॉस्ट नील माना जाएगा और इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी नील माना जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट में कुछ जमीन मिलता है तो इस कॉन्सेप्ट में आपको जो जमीन मिला है आपका एक्विजिशन कॉस्ट या फिर इंप्रूवमेंट कॉस्ट नील माना जाएगा। तो समझ में आया सर? यस हेलो, सर। ओके सर, ये सब कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं, लेकिन इसको यूज कैसे करें सर, उसके लिए तो जब क्वेश्चन करूंगा तभी बताऊंगा ना, लेकिन पहले थोड़ा प्रोविजन गो थ्रू तो कर ले, आपके दिमाग में तो रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में, तभी जाके मैं क्वेश्चंस कराने के टाइम पे आपको बताऊंगा। 45 सबसेक्शन 5A, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ठीक है, या तो जमीन और बिल्डिंग दोनों, बाय एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो HUF इज ऑल्सो अ पर्सन इन इनकम टैक्स। हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस को क्या माना जाता है, पर्सन ट्रीट किया जाता है हमारे देश में, ठीक है, एक मतलब बिजनेस पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। हिंदू फैमिली के अंदर और किसको किसको लिया जाता है सर, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट फैमिलीज ऑल्सो, ठीक है। मुस्लिम को इसके अंदर इसलिए नहीं लिया जाता, मुस्लिम का कुछ पर्सनल लॉ है, उसको अलग से रेस्पेक्ट देने के कारण उनको यहाँ पर नहीं लिया गया, उनका एक पर्सनल लॉ है, जिस पर्सनल लॉ को यूज किया जाता है, और वो एज पर ज्वाइंट फैमिली बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक पर्सनल सिस्टम के कारण इसके अंदर इस्लाम को नहीं लिया गया। बाकी हिंदू सिख जैन बुद्धिस्ट इनको पर्सन्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सर ये सब नॉलेज के कारण आप लोग जान के रखो। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ बाय एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु एंटर्स इनटू ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट provided he does not transfer his shares in project on or before the date of issuance of completion certificate, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, the previous year in which the certificate of completion of for the whole or part of the project is issued by the competent authority, जिस पर्टिकुलर ईयर में आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा कंप्लीशन का उस ईयर को माना जाएगा, और आपका जो वैल्यूएशन होगा उसको क्या माना जाएगा, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी जानते हो आप लोग, स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, मैंने आप लोगों को बोला था स्टैम्प ड्यूटी के बारे में, बीपी में भी बोला था। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है सर, कोई तो बोलो, स्टैम्प ड्यूटी मतलब, अरे कोई तो बोलो सर, चुप क्यों हो सब कोई, मेरा आवाज तो आ रहा है आप लोगों के पास? गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस। तो वही तो पूछना चाह रहा था, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन फीस है ना सर, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। कोई जमीन आपका है, कोई लैंड आपका है, कोई बिल्डिंग आपका है, इसके बिहाफ में सरकार आपके बिहाफ में तभी बात कर सकता है जब आप सरकार को स्टैम्प ड्यूटी जमा करो। इससे सरकार क्या करता है, इनकम करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जमा कहाँ होता है सर, कलेक्ट्रेट में जमा होता है। कहाँ है कलेक्ट्रेट, जानते हैं आप लोग कलेक्ट्रेट कहाँ है? कोलकाता में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, कोलकाता। जीपीओ है ना सर, जीपीओ के बगल में यही वाला है राइटर्स बिल्डिंग, राइटर्स बिल्डिंग के बगल में है कलेक्ट्रेट बिल्डिंग। ये देखो, ये देखने में राइटर्स जैसे ही है, ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, ठीक है। राइटर्स के बगल में है कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, ठीक है, सरकारी ऑफिस है, सरकार का जो भी हिसाब किताब पूंजी वगैरह सब कुछ यहीं पर हिसाब किताब होता है सर, ठीक है। ओके सर, समझ गए। ये कोलकाता, हर एक स्टेट का अपना अपना स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ क्या जमीन बिक रहा है कहाँ नहीं बिक रहा है, उसके हिसाब से जो भी स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन होगा वो सरकार का कलेक्शन है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स इन द प्रोजेक्ट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सेड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन प्लस कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश इफ एनी। अगर कुछ कैश कंसिडरेशन में रिसीव कर रहा है तो उसको भी सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A मानेगा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ बाय एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु एंटर्स इनटू ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा उस पर्टिकुलर लैंड में, जैसे ही प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रोवाइडेड ही डज नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स इन प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं करेगा अपना जो शेयर्स है। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा कि जो पर्टिकुलर उस लैंड में जो प्रोजेक्ट चलेगा उस प्रोजेक्ट में उसका भी अधिकार रहेगा। तो उसके अगर रिगार्डिंग, अगर जैसे मान लो कि सिंपल, इसके बारे में मैं क्या बोलूं, जब उस मानो कि आजकल शहर में चलता है ना सर, आपके पास कोई जगह जमीन हो, ठीक है, आप उसको प्रोमोटर को दे देते हो, ऐसे होता है? हाँ सर, ऐसे ऐसा ऐसा ही तो होता है। ये जो भी जमीन वगैरह हम लोग आजकल कोलकाता में जहां पर फ्लैट बनने को देखते हैं, वो फ्लैट वगैरह बनने से पहले वो किसी ना किसी का कोई छोटा मोटा घर था, कोई किसी का बहुत पुराना घर था, उसको ट्रांसफर करता है, किसी का जॉइंट फैमिली था, उस जॉइंट फैमिली को तोड़ के उसने उसको प्रोमोटर को दे दिया, फिर उसमें प्रोजेक्ट बना, फिर उसमें वो अपना शेयर रखा। लेकिन जब ये प्रोमोटर के पास चला जाता है ना, तो उसमें वो थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हो जाता है। ऐसा ही होता है, यस और नो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? नॉर्मली ये सिटीज में ज्यादा दिखता है। हाँ सर, अरे बोलो तो सही। यस सर। सिटी में बहुत ज्यादा दिखता है कि आप किसी के पास जमीन है, किसी के पास जमीन है, तो फिर वो जमीन या पुराना घर है, वो पुराना घर मतलब बेच के वो क्या कर रहा है, वो लोगों को दे रहा है और मतलब डीएलए प्रोमोटर को बोल रहे कि भाई आप यहाँ पर घर बनाओ और उस पर अपना भी कुछ शेयर होल्डिंग दे दो, मतलब मेरे को यहाँ पर 5-10 घर दे दो, फ्लैट दे दो जिसको आप भाड़े पे लगा लोगे। ठीक है, ज्यादातर केस में मैं ऐसा देखता हूँ कि वो एक क्या करता है, एक जमीन का एरिया रखता है और एक छत का एरिया रखता है, ठीक है, और कहीं भी दूर अपना फ्लैट वगैरह रख लेता है, बाकी कैश भी रिसीव करता है ना, बाकी वो कैश भी रिसीव करता है। तो इस तरह का इसमें गेन होता है उसको, तो ये गेन को भी कैपिटल गेन डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स वाले कैपिटल गेन के अंदर ट्रीट करता है। आई होप सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 आपको समझ में आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। सर प्रोमोटर तो बहुत सारा बनाता है, तो उसका तो समझ लीजिए बिजनेस हो गया वो। प्रोमोटर के लिए बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर तो हो रहा है ना, कैपिटल एसेट तो तुम ट्रांसफर कर रहे हो ना। अगर मानो कि तुम्हारे पास जमीन है, तुम्हारे पास पुराना बिल्डिंग है, या फिर दोनों है, बाई एन इंडिविजुअल, तुम एक कौन हो, इंडिविजुअल हो, मानो किसी का ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है स्पेसिफाइड एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट। अब उसमें वो प्रोमोटिंग बिल्डिंग भी हो सकता है, फैक्ट्री भी बन सकता है, कुछ भी, प्रोवाइडेड ही डज नॉट ट्रांसफर ही शेयर इन प्रोजेक्ट। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं किया ऑन और बिफोर डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन, मतलब जब तक कंप्लीशन नहीं हो जाता वो कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा। लेकिन बदले में उसको क्या मिल रहा है, उसको वो कुछ मतलब उसपे वहां पर कुछ कंसिडरेशन रिसीव करता है कैश में, या फिर अगर जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है सरकार के पास जाता है, मतलब क्योंकि यहाँ पर एसेट ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे एसेट प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आज तक जो तुम्हारा था वो तो तुम्हारा नहीं रहेगा ना। यस सर। बोल जाओ, समझ में आ रहा है? हाँ सर, शेयर मतलब शेयर मतलब यहाँ पर तुम्हारा उस बिल्डिंग में या प्रॉपर्टी में शेयर? अपना अधिकार, वो वाला। प्रॉपर्टी में तुम्हारा अधिकार कुछ तो होगा। जैसे मानो कि मैं कोलकाता में केष्टपुर में जिस घर में बिल्डिंग में रहता हूँ, इस बिल्डिंग का जो ओनर है, ये ओनर इस बिल्डिंग को एक प्रोमोटर को दे दिया था, ठीक है, प्रोमोटर ने इस बिल्डिंग को बनाया, जगह भी ले लिया, और बदले में जो ओनर है उसको क्या दिया, वो एक फ्लैट लिया, 2 फ्लैट लिया, 2 या 3, बाकी जो बाकी 7-8 फ्लैट है, वो 7-8 फ्लैट वो बेच दिया, मतलब प्रोमोटर ले लिया, बाकी कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो प्रोमोटर है उसके पास रखा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो जब भी कोई ट्रांसफर कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कर रहा है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर रहा है, तो उसको क्या गेन हो रहा है, तो उसी गेन के बारे में बेसिकली यहाँ पर 45 सबसेक्शन 5A के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोमोटर जो करेगा वो तो उसका पीजीपीपी है, वो तो प्रोमोटर का पीजीपीपी में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपना कोई कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे हो, कैपिटल एसेट को, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, 45 सबसेक्शन 5A में होगा। बोल, अभी भी नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, शेयर मतलब उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में या प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी तो कुछ हक है, उसी हक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुम हक पूरा छोड़ दे रहे हो तो वो अलग बात, वो तो टोटल सेल हो जाएगा, लेकिन कुछ रख रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये सेक्शन 45 रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजन था, ठीक है। सेक्शन 45, ये सेक्शन 45 बेसिकली आपको चार्जेबिलिटी के बारे में बात करता है। आप लोगों ने देखा सेक्शन 45 बेसिकली क्या है,
स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, मतलब ऐसे कुछ इनकम के एरिया में कैपिटल गेन बात करता है जो कैपिटल गेन में चार्ज होगा, जिसके बारे में सेक्शन 45 है। और सेक्शन 45 के अंदर हम लोगों ने इतना सारा अलग अलग और भी सेक्शन देखा जो स्पेसिफाइड वे में आपको पूछ रहा है या बता रहा है कि भाई देख लो ऐसे ऐसे केसेस में सेक्शन 45 उसको कैपिटल गेन मानेगा, और कैपिटल गेन मान के किस पर्टिकुलर ईयर में उसको टैक्स में चार्ज करेगा, और अगर चार्ज करेगा तो उसका वैल्यूएशन क्या मानेगा, डीम्ड वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये है सेक्शन 45 का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब सेक्शन 45 अगर समझ में आ गया तो आगे भी बात कर लेते हैं ना सर। चलो सर, आगे क्या बात करना है, आगे पीछे तो चलना है। ठीक है, 45 हो गया। ठीक है सर, डेफिनेशंस कुछ देख लेते हैं। डेफिनेशंस ये मुझे बोलना नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिखा के रखा। कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 है सर, मैं बोल के रखा, आप लोगों को कॉपी में पढ़ लो एक बार, मैं सुंदर करके लिखा के रखा आप लोगों को, एकदम देख लो। लेकिन सर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को बोला नहीं, आज बताऊंगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट के बारे में मैंने आप लोगों को बोल के रखा, लेकिन इसके अंदर एक एक्सक्लूजन है। ठीक है, अच्छा चलो एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, रीड करने में तो कुछ जाएगा नहीं। कैपिटल एसेट मींस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी whether or not connected with his business or professions. Any securities held by a foreign institutional investors which has invested in such securities in accordance with the regulations made under SEBI Act 1992. That means वही कोई फॉरेन कंपनी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड वगैरह इंडियन शेयर मार्केट में आके इन्वेस्ट करेगा उसके बारे में। लेकिन एक्सक्लूजन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट के अंदर क्या नहीं आता है, कैपिटल एसेट्स के अंदर क्या नहीं आता है, मैंने लिखा के रखा, इसके भी सुंदर लैंग्वेज में लिखा के रखा, आप देख के रखना। स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटीज referred to in subsection B above, raw material or consumables held for the purpose of business and professions. स्टॉक इन ट्रेड मतलब जिसका आप बिजनेस करते हो या धंधा करते हो। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ये तो आपका स्टॉक इन ट्रेड हो गया। तो स्टॉक इन ट्रेड थोड़ी ना कैपिटल एसेट होगा सर, जिस चीज का हम धंधा करेंगे वो तो मेरा स्टॉक है, वो तो मेरा पीजीबीपी का हिसाब है, उसको मैं कैपिटल एसेट क्यों मानो। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमेबल्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस, ये तो आपका स्टॉक इन ट्रेड होगा ना, ये तो कैपिटल एसेट तो नहीं होगा। हेलो, हाँ सर, है ना। कैपिटल एसेट मतलब कोई ऐसा एसेट जिसको बेच के आपको बाद में काफी अच्छा खासा गेन मिलता हो। लेकिन जिस चीज का आप डेली धंधा करते हो उसको बेच के आपका बिजनेस में प्रॉफिट होता है, वो अभी लेते हो बाद में बेच के बहुत ज्यादा प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं होगा ना। बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड अगर मैं अकाउंट्स की भाषा में बोलूं तो करेंट एसेट है ना सर, ये करेंट एसेट है। हाँ सर, और कैपिटल एसेट का बात जब भी हम लोग करते हैं तो वो बेसिकली फिक्स एसेट्स के बारे में, बेसिकली फिक्स एसेट, इसका मतलब ये नहीं कि ये करंट हो नहीं सकता, बट ये स्टॉक इन ट्रेड तो एकदम डे टू डे बिजनेस का करंट एसेट्स है। कैपिटल एसेट भी शॉर्ट टर्म हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टॉक इन ट्रेड एकदम प्योरली करंट एसेट्स है ना। ओके, अच्छा उसके अंदर और क्या बोला है सर, इसके अंदर बोला है कि पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट्स नॉर्मली कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है। अरे सर ड्राइंग पेंटिंग मतलब क्या, किसी का भी, अरे किसी का भी क्या, लाइक पाब्लो पिकासो, लाइक लियोनार्डो दा विंची, हाँ, लाइक सम ग्रेट पर्सनालिटीज और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ओके, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, द मोस्ट वाइटल पॉइंट, मोस्ट वाइटल पॉइंट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को लेके थोड़ा ज्यादा ही बात होगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है सर, गांव का जमीन, याद रखिएगा सर, बड़ा वाइटल पॉइंट में बात करने जा रहे हैं। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड नॉट सिचुएटेड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स। मतलब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मतलब ऐसा नहीं कि कोई एरिया, नॉर्मली क्या होता है ना हमारे देश में पंचायत सिस्टम होता है, जानते हो आप लोग पंचायत, जानते हो हाँ सर, पंचायत मतलब गांव में होता है सर। यस सर। जैसे शहर में क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी, है ना, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग हाँ यस उसको, सर। कॉरपोरेशन, है ना। जैसे कोलकाता मतलब कॉरपोरेशन, बड़ा शहर होगा तो बिग सिटीज मतलब कॉरपोरेशंस, छोटा शहर मतलब म्यूनिसिपैलिटी। लेकिन गांव होगा तो वो क्या, किसके अंडर में आएगा, पंचायत कंट्रोलिंग में आएगा, है ना सर, पंचायती राज, ये कॉन्सेप्ट बताते हैं पंचायत कंट्रोलिंग। या फिर हिंदी बेल्ट में इसको सरपंच भी बोलते हैं, पंचायत या फिर सरपंच एरिया भी बोलते हैं, पंचायत भी बोलते हैं। ठीक है,
तो गांव साइड मतलब पंचायत एरिया अगर हो जाए तो पंचायत एरिया को बेसिकली गांव के अंदर लाया जाता है। लेकिन क्या पंचायत एरिया में होने से ही आपका एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा? देयर इज अ बिग क्वेश्चन। यहाँ पर इनकम टैक्स वाले थोड़ा अपना अलग कॉन्सेप्ट लगा के रखा है। मतलब हो सकता है कि कोई जमीन गांव के एरिया में गिर रहा है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि शहर से कितना दूर है। क्या बात करते हो सर? गांव में है फिर भी गांव में नहीं मानेंगे? यस सर, गांव में है फिर भी गांव में नहीं मानेंगे। चलो सर, मैं आपको कुछ डेफिनेशंस दिखाता हूं। एज पर इनकम टैक्स सिस्टम, एज पर इनकम टैक्स सिस्टम, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का म्यूनिसिपैलिटी से अर्बन लिमिट मतलब शहर से कितना दूर में गांव का जमीन है। मतलब आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है, आपका जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, वो आपके अर्बन लिमिट से कितना दूर में है, इससे डिपेंड करता है आपका जमीन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है कि नहीं है? Please tell me, is rural agricultural land capital asset? हाँ सर। हाँ सर, yes or no? क्या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है? हाँ सर, किसी का भी आवाज मुझे प्रॉपरली नहीं आ रहा है। डिपेंड्स। हाँ सर, नहीं, अगर आपको सिंपल बोला जाए, अगर आपको सिंपल पूछा जाए कि इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट, नो, आपका जवाब होगा नो। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, आप सिंपल यही जवाब दोगे। अब वो देखना पड़ेगा कि वो अर्बन लिमिट से कितना दूर है, नहीं है, वो तो उसके बाद का डिस्कशन का पॉइंट है एज पर इनकम टैक्स वाले। लेकिन अगर आपको सिंपल पूछा जाए कि क्या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है, तो आपका सिंपल जवाब होगा नहीं। मतलब अगर आपको गांव में जमीन है और गांव का जमीन बेच के अगर आपको पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा कैपिटल गेन में चार्ज नहीं होगा। सिंपल बात है। लेकिन कुछ लेकिन है, उस लेकिन के लिए ही तो चर्चा करना है। बिकॉज अर्बन लिमिट से आपका जमीन कितना दूर में है, ये कुछ बात को चेंज कर देता है। ठीक है, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत हो जाता है सर अगर अर्बन के आसपास है ना, क्योंकि शहर बढ़ता है तो शहर के आसपास का जमीन का वैल्यू और बढ़ता है। बिकॉज शहर में जगह नहीं होता रहने का, शहर में कुछ करने का जगह नहीं होता, तो शहर के आसपास का जमीन में लोग आंख गड़ा के बैठा रहता है, उसका डिमांड हाई होता है ना, और डिमांड हाई होने के कारण उसका दाम बढ़ जाता है। The agricultural land described in A and B below being land situated within the specified urban limits should fall within the definition of capital assets, and transfer of such land would attract capital gain tax. Normal rural agricultural land capital gain tax नहीं लगता, but मैं आपको आगे दिखाता हूँ। Agricultural land situated in any area within the jurisdiction of a municipality or cantonment board having population of not less than 10,000, हैविंग पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। अगर उस पर्टिकुलर, देखो सर, 10,000 का पॉपुलेशन पे मत जाना, सिर्फ 10,000 के पॉपुलेशन पे मत जाना, आपको 10,000 के साथ साथ ये भी देखना है कि जिस एरिया का आप 10,000 का काउंट कर रहे हो, क्या ये कोई म्यूनिसिपैलिटी है या फिर क्या वो कोई कैंटोनमेंट बोर्ड है। सर कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, कोई मुझे बता सकते हो? कोई आइडिया? कोलकाता में कैंटोनमेंट है सर, दमदम कैंटोनमेंट, आगरा में आगरा कैंटोनमेंट, जानते हैं सर आप लोग? आज के डेट में वो कैंटोनमेंट बोर्ड प्रॉपरली काम नहीं करता, बट मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको आइडिया है कैंटोनमेंट क्या होता है? नो सर, मी जाइन है। হ্যাঁ স্যার। नो सर। कौन जानिस तथा कैंटोनमेंट की है? হ্যাঁ স্যার। बॉल बॉल। मिलिट्री जोन। हाँ, मिलिट्री जोन, मिलिट्री का रहने के लिए एक छोटा सा शहर बोल सकते हो, है ना तथा? सर मुझे भी तो यही लगता था मिलिट्री। बैरक के लिए बना जाता, जैसे बैरकपुर भी उसी तरह का बना गया था। बैरकपुर है ना सर, बैरकपुर का नाम उसी लिए बैरकपुर भी है। तथा তুই কি জানিস বল ক্যান্টনমেন্ট মানে কি? স্যার এগুলো সাধারণত মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে থাকে, কিন্তু নিজস্ব মানে আলাদা পুরো ফ্রিডম থাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে নিজেদের হাতে, যেহেতু এটা সেন্ট্রালের ইয়েতে তৈরি হয় তাই জন্য। एग्जैक्टली, कैंटोनमेंट जैसे कि आगरा कैंटोनमेंट। सर मिलिट्री कैंप। इट्स नॉट लाइक मिलिट्री कैंप, इट्स लाइक मतलब क्या बोलूं आपको, इसको ऐसे बोल सकते हो कि मिलिट्री का रहने के लिए जगह, मतलब उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में उस जगह का मतलब बेसिकली कंट्रोलिंग रहता है। नॉट मिलिट्री कैंप, एक्चुअली मिलिट्री को रहने के लिए एक जगह चाहिए होता है, कैंप भी बोल सकते हो आप, ठीक है, बट एग्जैक्ट कैंप नहीं, मतलब वो एक शहर जैसा ही बन। रेसिडेंस फॉर मिलिट्री पर्सनल। ये आप, अच्छा, ये गुड वर्ड्स, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है,
आगरा छावनी, देख रहे हैं सर, कैंटोनमेंट मतलब क्या है, छावनी, ठीक है, आगरा छावनी, ये आगरा कैंटोनमेंट, ये भी ब्रिटिश पीरियड में आगरा कैंटोनमेंट बना हुआ था, इसलिए अगर कभी भी आप ट्रेन के थ्रू से दिल्ली जाओगे तो आपको आगरा कैंटोनमेंट होके भी जाना पड़ता है, ठीक है, मतलब अगर वो रूट पकड़ के जाता है तो ये आगरा कैंटोनमेंट है। हमारे कोलकाता में दमदम कैंटोनमेंट है ना सर। इसलिए बोला आजकल तो सब जगह का वैसा यूज नहीं है, किसी किसी जगह में यूज वैसा नहीं है पुराने जैसा, बट ये पुराने जमाने में ये कॉन्सेप्ट इसीलिए चलता था और अभी भी कहीं कहीं चलता है कैंटोनमेंट बोर्ड का, ठीक है। तो बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बोला। तो अगर कोई एरिया कैंटोनमेंट बोर्ड है या फिर अगर कोई एरिया म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, तो उस एरिया से आपका जगह मतलब जमीन कितना दूर में है, ये बड़ा वाइटल पॉइंट है। और वहां का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, वहां का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, नॉट लेस देन 10,000, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर गांव का जमीन, आप बोल रहे हो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ओके, इट्स अ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूरल एग्री लैंड है, बट रूरल एग्री लैंड क्या विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी है या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, जहां का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, कम तो होना नहीं चाहिए। अगर म्यूनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 से कम है, कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तब उस एरिया का लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड नहीं माने जाएंगे, मतलब उसको कैपिटल गेन में टैक्स नहीं मानेंगे, बात समझे ना। और पॉइंट बी बताता है सर, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली, एरियली मतलब वही आसमान के थ्रू से जो एरियल डिस्टेंस होता है, इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ पॉपुलेशन एज शोन हियर अंडर। चलो देखते हैं, पूरा पॉपुलेशन का रेंज है, देखो सर, देखो वाइटल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एरिया, देख लो सर। Shortest aerial distance from the local limits of municipality or cantonment board referred to in item A, and population according to the last preceding census of which the relevant figures have been published before the first day of the previous year। अगर म्यूनिसिपैलिटी से 2 किलोमीटर से लेस देन इक्वल्स टू 2 किलोमीटर के अंदर है, म्यूनिसिपैलिटी से लेस देन इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, मतलब म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, 10,000 से ज्यादा। बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर से पूछिएगा, लेकिन आ जाना चाहिए, एक बार सुनो, अच्छे से सुनो। पॉपुलेशन कितना होना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी का, 10,000 से ज्यादा। एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, लेस देन 2 किलोमीटर। तो अगर लेस देन 2 किलोमीटर में होगा तो क्या होगा सर, अगर लेस देन 2 किलोमीटर में होगा तो क्या होगा, बोलो सर। अगर लेस देन 2 किलोमीटर के, म्यूनिसिपैलिटी में आएगा। तब वो एग्रीकल्चरल लैंड बेच के अगर आपको जो भी मिलेगा वो कैपिटल गेन में टैक्स हो जाएगा, यही है ना। हाँ। अगर 2 किलोमीटर के अंदर आएगा और वो जमीन बेच के अगर आपको कुछ गेनिंग होता है तो वो गेनिंग कैपिटल गेन में टैक्सेशन में आ जाएगा। अच्छा सर, अगर पॉपुलेशन म्यूनिसिपैलिटी का 1 लाख से ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, तो अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड 2 किलोमीटर से ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन 2 किलोमीटर बट लेस देन 6 किलोमीटर, लेस देन इक्वल्स टू 6 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर के रेंज में, 2 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर के रेंज में 1 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन एरिया के आसपास में कोई जमीन है, तो उस जमीन को भी बेच के अगर कुछ आएगा तो फिर उसको भी कैपिटल गेन में टैक्स करार दिया जाएगा। और सर फाइनल, अगर किसी के पास जमीन, मतलब किसी का जमीन है लेकिन कहाँ है, जहां पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, मतलब ये बिग सिटीज है, मोर देन 10 लाख मतलब बिग सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, मोर देन पॉपुलेशन 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, और 6 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर, मतलब ग्रेटर देन 6 किलोमीटर बट 8 किलोमीटर के अंदर, ग्रेटर देन 6 किलोमीटर बट 8 किलोमीटर के अंदर। अगर 8 किलोमीटर के अंदर अगर 10 लाख वाले सिटीज के आसपास में कोई जमीन जायदाद है, किसी का भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो बेच के जो मिलेगा वो भी कैपिटल गेन में टैक्स किया जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो गया, 10 लाख का शहर है, 10 लाख के ज्यादा का शहर है तो फिर 8 किलोमीटर रेंज, 1 लाख के ज्यादा का शहर है तो 6 किलोमीटर का रेंज, और 10,000 से ज्यादा का शहर है तो 2 किलोमीटर का रेंज। याद रहेगा सर, थोड़ा प्रैक्टिकली बताओगे ऐसे शहर कहाँ मिलेगा, अरे बहुत सारा है। जैसे सिंपल बात है, कोलकाता के आसपास में कौन सा अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 8 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, क्या होगा, या 6 किलोमीटर। हाँ सर, ये कोलकाता देख रहे हैं ना आप लोग, इसके आसपास में जुरिस्डिक्शन से 8 किलोमीटर रेंज में, देख पा रहे हैं आप लोग,
कोलकाता के 8 किलोमीटर रेंज पे जो भी जमीन होगा वो कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा। अब लोग समझ पा रहे हैं ना सर? हाँ हेलो, क्योंकि कोलकाता कौन सा कितना पॉपुलेशन Yes, रेंज sir. में आएगा? ग्रेटर देन 10 लाख ना हाँ सर। अगर मानो कि बर्धमान, ठीक है, फिर ये बर्धमान किस रेंज में आएगा? बर्धमान इज अ बिग डिस्ट्रिक्ट टाउन इन वेस्ट बंगाल, ग्रेटर देन 1 लाख पॉपुलेशन रेंज में आएगा। इसके 6 किलोमीटर के रेंज पे, 6 किलोमीटर के रेंज पे अगर कोई जमीन जायदाद है तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा। तो छोटा शहर बताओ, छोटा शहर लाइक आरामबाग। हाँ सर, आरामबाग हो सकता है, घाटाल हो सकता है, यस घाटाल हो सकता है। घाटाल एक सब डिविजनल टाउन है। तमलुक, तमलुक 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 बड़ा होगा, बर्धमान जैसे ही हो जाएगा, ठीक है। डायमंड हार्बर हो जाएगा एकदम, ठीक है। कैनिंग हो सकता है, कैनिंग हो सकता है, कृष्णनगर हो सकता है, ठीक है। ये सब अगर शहर का जो मैं बात कर रहा हूँ, काटवा हो सकता है, ये सब शहर है सर। बोलपुर ये भी हो जाएगा, ग्रेटर देन 10,000 के रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आसपास अगर 2 किलोमीटर के रेंज में कुछ होगा तो फिर वो क्या माना जाएगा? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, बट उसको बेच के अगर आपको कुछ गेन होगा तो वो कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट करेगा। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। बस इतना ही याद रखना है। प्रोविजन पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन प्रोविजंस को अगर थोड़ा प्रैक्टिकली देख लिया जाए तो दिमाग में कुछ घुस जाता है। चलो कोई बात नहीं। ये सबको समझ आ रहा है रे? Yes, sir. Yes, sir. इन सिंपल पूछा जाए तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या है? कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। बट अगर ये वाला रेंज के अंदर बात आ जाए ना तो फिर वो बेच के कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, डिपॉजिट सिक्योरिटीज इशूड अंडर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015 एंड गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2018 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता? नहीं होता है ना सर? एक्सेप्ट में चल रहा है ये सब। क्या चल रहा है ये सब? मैं जो पढ़ रहा हूँ ये सब एक्सक्लूजन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। ये जो पूरा गोल्ड का कहानी मैंने बताया एक्सक्लूजन है, ठीक है। और 6% गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड अभी एबॉलिश हो गया 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब मैंने ऑलरेडी बोल के रखा, चलो कोई बात नहीं, ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिखा के रखा। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ये भी मैं बोल के रखा, पर फिर भी एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म है सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूनिट ऑफ यूटीआई और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में बोला है। मतलब अगर कोई सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनएसई बीएसई इन इंडिया, यूनिट ऑफ यूटीआई और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब कोई ऐसा फंड है जिसमें इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, ठीक है, उस तरह का फंड में, यह जीरो कूपन बॉन्ड है, अगर नॉट मोर देन 12 महीने के पास आपके पास है, इसका भी मैंने शॉर्ट नोट लिखा के रखा है ना सर? इसका भी शॉर्ट नोट लिखा के रखा ना आप लोगों को कि कौन सा एसेट कितना दिन होल्ड करने से शॉर्ट टर्म बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बोलेंगे। लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ हाँ सर। सर, लिखा है। ओके सर, ठीक है, एक बार रिकॉल हो जा रहा है, कोई बात नहीं। ओके, तो नॉट मोर देन 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर, तो 12 महीने से कम होना चाहिए, तब आप उसको शॉर्ट टर्म बोल दोगे। और क्या है सर? सर शेयर ऑफ ए कंपनी, शेयर ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए शेयर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मतलब किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी का शेयर नहीं, ठीक है सर। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बिना क्या कंपनी का शेयर नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है ना। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई एनएसई में सारे के सारे कंपनी थोड़ी ना लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी भी होता है। तो शेयर ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए शेयर लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मतलब किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, लाइक नॉट लाइक बीएसई एनएसई में लिस्टेड नहीं है ऐसा कोई कंपनी, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी हो, जैसे कोई गवर्नमेंट कंपनी हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मानो कि अपना वेस्ट बंगाल में WBACDCL नाम सुने हो? कौन कौन नाम सुने हो WBACDCL का? वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये वेस्ट बंगाल में हाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है ना? हाँ बोल रोशनी, আমাদের এখানে ইউনিট আছে। तुम लोग के उधर यूनिट है?
হ্যাঁ ওই ভিআইপি আছে, ভিআইপি বাজারের ওখানে। अच्छा डीसीएल का। হ্যাঁ ছোট, বেশি বড় না। ओके तो डब्ल्यूपीएससी डीसीएल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है कोलकाता छोड़ के, कोलकाता एंड कुछ एरिया ऑफ कोलकाता जिसमें सीएसी छोड़ के बाकी पूरा बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यही करता है, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये भी एक कंपनी है, ठीक है। इसके पास भी किसी का शेयर हो सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। तो इसी तरह का, या फिर प्राइवेट कंपनी लाइक पेटीएम, लाइक जीरोधा, लाइक और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम बोल बोल के थक जाऊंगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये शेयर ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए शेयर कैपिटल लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर ऐसा कोई शेयर में किसी का होल्डिंग है नॉट मोर देन 24 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। 24 महीने से ज्यादा नहीं, हाँ 24 महीने से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 24 मंथ्स, मतलब अगर 24 महीने से कम रखोगे तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कहलाएगा, याद रखिएगा सर, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन थोड़े डिटेल्स में ही बोल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। और क्या बोले सर? सर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल लाइक लैंड, बिल्डिंग और बोथ, नॉट मोर देन 24 मंथ्स अगर कोई होल्ड करके बेचता है तो वो भी शॉर्ट टर्म। एनी अदर कैपिटल एसेट, दूसरा कोई भी, मतलब ये ऊपर में जो भी मैंने बोला नहीं, इसको छोड़ के कोई भी एसेट है, अगर नॉट मोर देन 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर, 36 मंथ्स के अंदर अगर वो है, मतलब अगर आप होल्ड करके फिर बेचते हो तो भी आपका जो कैपिटल एसेट माना जाएगा उसको भी शॉर्ट टर्म माना जाएगा। कौन सा एसेट होगा? इस मतलब जो भी मैंने ऊपर में बोला इसके अंदर नहीं है ऐसा कोई एसेट। 36 महीने से कम होल्ड करके बेचोगे शॉर्ट टर्म, 36 महीने होल्ड करके बेचोगे लॉन्ग टर्म, सिंपल बात है। 36 महीना होल्ड करके फिर सेल करोगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ये मैंने लिखा के रखा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट विच इज नॉट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जो शॉर्ट टर्म नहीं है वही लॉन्ग टर्म है, इसमें और क्या बड़ी बात है। पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में अगर देखा जाए, a security other than a unit listed in a recognized stock exchange in India, a unit of UTI or a unit of an equity oriented fund or a zero coupon bond, same to same, just उसका opposite चल रहा है। more than 12 months immediately preceding the date of its transfer, 12 महीना होल्ड करके बेचते हो लॉन्ग टर्म। शेयर ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए शेयर लिस्टेड इन ए recognized stock exchange, 24 मंथ होल्ड करके फिर सेल कर रहे हो, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म। इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड, बिल्डिंग बोथ, 24 महीना होल्ड करके बेचते हो लॉन्ग टर्म। एनी अदर कैपिटल एसेट 36 मंथ होल्ड करके फिर बेचते हो लॉन्ग टर्म। सर एकदम जस्ट उसका ऑपोजिट, जो हम लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A में पढ़े और जो हम लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A में पढ़े, ठीक है। बस सेक्शन थोड़ा याद रख लीजिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट 42A, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बारे में कहा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A के अंदर। बस इतना याद रख लीजिए। ओके सर, ट्रांसफर के बारे में और मैं क्या बोलूं सर, सेक्शन 47 ट्रांसफर नॉट, मतलब ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अच्छा चलो एक बार इसके बारे में बोल दिया जाए, ठीक है। ऐसे तो मैंने ट्रांसफर आप लोगों को बोला, ट्रांसफर के बारे में मैंने आप लोगों को बोल के रखा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को वो बताऊंगा ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ऐसे काफी सारा ट्रांजैक्शंस होता है जिसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, मतलब जैसे ही ऐसा ट्रांजैक्शन दिखे आपके मन में चिंता होना चाहिए, ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर क्या कैपिटल गेन हो सकता है? हाँ सर, अगर किसी चीज में ट्रांसफर नहीं है तो फिर कैपिटल गेन होगा? नो सर, नहीं होगा सर। काफी सारा ट्रांजैक्शंस आपको दिखेगा, ये सब एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए वाइटल पॉइंट है, ठीक है। ट्रू फॉल्स के लिए वाइटल पॉइंट है, मतलब अगर आप पता चलेगा आपको तभी जाके आप उसका जवाब कर पाओगे, नहीं तो बाबा जी का ठुल्लू हो जाता है। ओके सर, चलो देखो, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47। चलो, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ ए ईचयूएफ, मतलब समझे, ये तो आजकल बड़ा नॉर्मल दिखता है सर, जॉइंट फैमिली तो आजकल दिखता ही नहीं है। याद है आप लोगों को, मैं लास्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आप ही लोगों के साथ तो बात हो रहा था कि किसका किसका जॉइंट फैमिली है, मैं पूछ रहा था, तो अच्छा खासा था कि कम से कम 3-4 जन का फैमिली मुझे मिला था जिनका जॉइंट फैमिली है। मतलब जॉइंट फैमिली मतलब एटलीस्ट 3-4, मतलब काका जेठा, मतलब अंकल, ताऊजी ताईजी, चाचा चाची सब मिल के रहते हैं, काका काकू जेठा जेठीमा मिल के रहते हैं। ऐसे फैमिलीज बहुत कम दिखता है आजकल। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि पार्टीशन हो जाते हैं, है ना सर, या तो टोटल पार्टीशन या तो पार्शियल पार्टीशन, होता है कि नहीं होता? है ना? बोलो ना, ऐसा ही तो कॉमन है, पार्टीशन हो जाता है सर। अगर पार्टीशन हो गया ना तो फिर वो ज्वाइंट फैमिली नहीं कहलाएगा, तब वो एचयूएफ नहीं कहलाएगा,
ठीक है, या तो टोटल में या तो पार्शियल से। ये कैसे होता है टोटल और पार्शियल? जैसे मानो कि फैमिली का जो मानो कि रेसिडेंशियल जो प्लॉट है, ठीक है, रेसिडेंस जो है मतलब जहां पर वो लोग रहता है, उस रहने का जगह में पार्टीशन हुआ, लेकिन बिजनेस अभी भी एक है। आप बात को समझना बिजनेस सेम चल रहा है, बट उस बिजनेस से बना हुआ जो रेसिडेंस है उसके अंदर पार्टीशन हो गया। ऐसा भी चलता है, मैं ऐसे भी फैमिलीज देखा, मेरे अपने भी कितना सारा है, ठीक है, मेरे खुद के फैमिलीज में है, मेरा काका जेठा लोग बहुत सारे हैं सर, 5-6 भाई है, पापा लोग, एक कोई है कि एक साथ नहीं रहता, सब अलग अलग रहता है। बड़ा दुख की बात है सर, बहुत दुख की बात है। मतलब सिचुएशंस, जमाना खत्म हो जाएगा ऐसा करते करते, दुनिया खत्म होगा, इसका सबसे बड़ा यही रीजन है कि सब अलग हो जाते हैं। जब एक फैमिली एक नहीं रह सकता तब एक देश कैसे एक साथ रहेगा? मुझे इसके लिए बहुत चिंता होता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना देश देश, इंडिया इंडिया बोलते हैं, जब घर ही नहीं बनता तो फिर देश कैसे बनेगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन सर, इट्स अ बिग क्वेश्चन। पता नहीं आप लोग कभी सोचते कि नहीं इस तरह से, बट कभी सोचिएगा। इसीलिए तो कोई किसी के प्रॉब्लम में नहीं है, कोई किसी के मतलब तकलीफ में नहीं है, सब अपना अपना, दुनिया ऐसा चल रहा है। ऐसा करते करते क्या होगा? खत्म और क्या। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ ईच। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के अंदर जो पार्टीशन के बाद जिनको जो मिलता है, ठीक है, उसको कैपिटल, उसको ट्रांसफर हो रहा है। मतलब मानो कि अंकल है, पापा है, ठीक है, ठीक है, 4 ब्रदर्स, 4 ब्रदर्स के अंदर टू मतलब क्या हो रहा है, 4 भाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो ट्रांसफर हुआ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो भी एसेट है वो सब ट्रांसफर हुआ, ठीक है। लेकिन क्या इसको ट्रांसफर मानेंगे सर? सेक्शन 47 क्या इसको ट्रांसफर मानता है? मतलब क्या इसमें कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा? भाइयों को जो मिल नो रहा है सर। मिलके नहीं, कभी भी कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होगा सर, ना तो टोटल में ना ही पार्शियल में। सर एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट और विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। मतलब अगर आपको किसी ने किसी कोई गिफ्ट करके कुछ गया है या विल बना के आपको कुछ देके गया है, इररिवोकेबल मतलब वो वापस नहीं लिया जा सकता, ऐसा कोई ट्रस्ट बना के गया है, किसी ट्रस्ट को देके गया है, इररिवोकेबल ट्रस्ट, ठीक है, मतलब ये जमीन जायदाद मैं ट्रस्ट को देके जाता हूं, तो ऐसे केसेस में कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए होल्डिंग कंपनी to its 100% subsidiary Indian company or by a subsidiary company to its 100% holding Indian company। तो समझे, कोई कंपनी है जिसके शेयर होल्डिंग 100% किसी और के पास है। 100% शेयर होल्डिंग समझते हो? 100% शेयर होल्डिंग मतलब अरे सब्सिडियरी खोलना है, मतलब उस पर्टिकुलर बिजनेस में किसी कंपनी का 100% सब्सिडियरी होगा। जैसे टाटा ग्रुप का बहुत सारा कंपनीज है, आप लोग देख सकते हो टाटा का सब्सिडियरीज का लिस्ट, एक बार देखो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। मैं बस इसी से बोल सकता हूँ आपको। ऐसे टाटा का क्या है ना, टाटा टाटा सन्स के थ्रू से चलता है। आप लोग जानते हो टाटा का एक्चुअली जो मेन बिजनेस है वो टाटा ट्रस्ट के थ्रू से चलता है। टाटा का सिस्टम कुछ ऐसा है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है टाटा ग्रुप का डिटेल्स जो मैं आप लोगों को शेयर किया? Yes, sir. देखो सर, टाटा ग्रुप इज ए लार्ज मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट बेस्ड इन इंडिया विथ मेनी सब्सिडियरी एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज। दिख रहा है आप लोगों को? सब्सिडियरी इज ए बिग वर्ड हियर। टाटा सन्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट मीन्स टाटा सन्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने 100% होल्डिंग किया है टाटा सन्स को एंड द बल्क ऑफ शेयर होल्डिंग इन दिस कंपनीज। टाटा सन्स लिमिटेड इज द ओनर ऑफ टाटा नेम एंड टाटा ट्रेडमार्क्स। टाटा सन्स लिमिटेड ही टाटा नाम का ओनर है, टाटा ट्रेडमार्क का ओनर भी है, और विच रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो इंडिया में रजिस्टर्ड भी है एंड अदर कंट्रीज में भी कुछ है। About 86% of the equity capital of Tata Sons is held by philanthropic trust endowed by the member of the Tata family। मतलब बेसिकली टाटा सन्स का जो भी इनकम होता है उसका 86% टाटा ट्रस्ट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? टाटा फैमिली का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में चला जाता है। The biggest two of these trust are Sir Dorabji Tata Trust, Sir Ratan Tata Trust and
टाटा बिजनेस सपोर्ट सर्विस ऑल्सो पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। इसीलिए ना एक बार एक हिसाब हुआ था कि रतन टाटा के पास इतना एसेट्स है पर्सनल लेवल में जो रिलायंस से भी ज्यादा है। बट क्या है ना कि रतन टाटा पर्सनल लेवल में एसेट होल्ड ही नहीं करता, क्योंकि रतन टाटा जो भी एसेट होल्ड करता है उसका सारा का सारा कहाँ चला जाता है, ट्रस्ट में चला जाता है। और ट्रस्ट तो टाटा का, रतन टाटा का अकेला नहीं है, ट्रस्ट का और भी मेंबर्स है। इसलिए रतन टाटा कभी भी रिचेस्ट पर्सन नहीं बन सकता। आप लोग समझ रहे हैं सर बात को, क्योंकि उसका 86% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रस्ट में चला जाता है। दोरबजी टाटा ट्रस्ट, रतन टाटा ट्रस्ट या टाटा बिजनेस सपोर्ट सर्विस में चला जाता है, जो भी इनकम टाटा सन्स करता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो? यस सर। हाँ, ये बिजनेस क्या है, बिजनेस ट्री है। इस तरह से टाटा अपना ट्री को बना के रखा है। अब आपको मैं जो बोलने जा रहा था कि आप टाटा कंपनीज का जो सब्सिडीज है, जैसे कि टाटा का बहुत सारे सब्सिडीज है, टाटा सन्स के अंदर में चलता है, जैसे कि टाटा ग्रुप या जॉइंट वेंचर्स यूजिंग टाटा इन देयर नेम, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एशियाज आईटी कंपनी, वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, एशियाज लार्जेस्ट and world largest software and service company. Tata Consumer Product, Tata Coffee, Tetley, Tata Starbucks, joint venture between Tata Consumer Product, Tata Starbucks US. ये joint venture है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जैसे कि टाटा मोटर्स, TCS, ऐसे कंपनीज अगर टाटा ग्रुप का 100% शेयर होल्डिंग है, तो टाटा ग्रुप अगर मानो कि टाटा ग्रुप का TCS में 100% शेयर होल्डिंग है, या टाटा मोटर्स का टाटा ग्रुप में 100% शेयर होल्डिंग है, तो ये इसका 100% शेयर होल्डर है और ये भी इसका 100% सब्सिडियरी है। तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि जिसका 100% होल्डिंग सब्सिडियरी का केस में, जब बात 100% होल्डिंग या सब्सिडियरी का हो, तो कोई एसेट का अगर ट्रांसफर होता है ना, तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। बात कुछ समझ में आया? अगर बाप और बेटा एक दूसरे पे 100% एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो फिर वो ट्रांसफर क्या ट्रांसफर? अगर बाप बेटा अलग अलग काम करता है और एक दूसरे के ऊपर 100% डिपेंड नहीं करता, तब वो ट्रांसफर को ट्रांसफर मान सकते हैं। लेकिन जब बाप बेटा दोनों एक दूसरे के ऊपर 100% डिपेंडेंट है, तब उसको क्या ट्रांसफर मानेगा? वो तो एक ही हुआ ना। बोलो सर। अरे होल्डिंग कंपनी मतलब मैंने आप लोगों को सिखाया कंपनी लॉ में, होल्डिंग मतलब बाप कंपनी और सब्सिडियरी मतलब बेटा कंपनी, है ना? अरे याद रहने के लिए बोलता हूँ, समझ में आया? यस सर, यस सर। होल्डिंग एंड इंडियन। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो होल्डिंग और सब्सिडियरी का खेल है ना, ये इंडियन कंपनी होना चाहिए, कोई फॉरेन कंपनी नहीं होना चाहिए। ठीक है? जैसे स्टारबक्स के साथ टाटा का जॉइंट वेंचर है, ठीक है, वो नहीं होगा। स्टारबक्स यूएस का है, तो जो कोई फॉरेन कंपनी नहीं हो सकता, इंडियन कंपनी होना जरूरी है। ओके, ठीक है सर, चलो आगे बढ़े। ये सब बातें एकदम स्टॉक मार्केट बिजनेस के साथ जो लोग कनेक्टेड है ना, जब भी बात ये सब स्टॉक मार्केट लेवल में आ जाता है ना, थोड़ा ऐसे लगता है किसी किसी को, मैं समझ सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स बन रहा है मे बी। इसके लिए मैं बस इतना बोलूंगा, आप लोग अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ाओ, स्टॉक मार्केट नॉलेज बढ़ाओ, इकोनॉमिकल नॉलेज बढ़ाओ। सर कैसे बढ़ेगा? सिर्फ पढ़ने में नहीं बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट में आ जाओ। सर जबरदस्ती करते हो आप? नहीं सर, कोई जबरदस्ती नहीं करते। आप स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, आप सब ये सब खबर में ना सबसे पहले रहोगे। Any transfer or issue of shares by the resulting company, any transfer or issue of shares by the resulting company in a scheme of demerger to the shareholder of the demerged company. मतलब बेसिकली दो कंपनी मार्ज हुआ था, उसके अंदर डिमार्जिंग हो रहा है। तो पहले मार्ज हुआ था, बाद में डिमार्ज हो रहा है, तो जो भी शेयर्स रिजल्टिंग कंपनी मतलब डिमार्ज होके जो न्यू कंपनी दोनों अलग हो रहा है, उनके बीच में जो शेयर का ट्रांसफर हो रहा है, वो भी मतलब एक कंपनी मार्ज हुआ था, फिर बाद में डिमार्ज हो रहा है। Any transfer or issue of shares by the resulting company in a scheme of demerger to the shareholders of the demerged company, मतलब वो कंपनी दोनों अलग हो रहा है। जैसे जैसे मानो कि वोडाफोन और आइडिया अभी मार्ज हुआ है कि डिमार्ज हुआ है? मार्ज हुआ है ना? बाद में मानो कि वोडाफोन आइडिया अलग होगा, तो उनके बीच में जो भी शेयर होल्डर के बीच में जो भी अलग अलग शेयर्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो डिमार्ज कंपनी के बेसिस में जो भी बनेगा उसको भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं मानेगा। एनी ट्रांसफर बाय ए शेयर होल्डर इन ए स्कीम ऑफ एमलगमेशन of shares held by him in the amalgamating company. Amalgamation मतलब वही मार्जर का ही एक दूसरा फॉर्मेशन amalgamation। इसका एक अकाउंटेंसी फॉर्मेशन भी होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। amalgamate मतलब दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनता है, ठीक है? ट्रांसफर बाय ए शेयर होल्डर इन ए स्कीम ऑफ amalgamation of shares held by him in amalgamating company। मतलब पहले आप जिस कंपनी में थे, अभी आप क्या कर रहे हो, जो amalgamating कंपनी उसके भी आपका शेयर है। पहले आप सिंगल एक कंपनी में थे, जे से फॉर एग्जांपल चलो वोडाफोन आइडिया का अमलगमेशन हुआ,
सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले आपका वोडाफोन का शेयर था, अब वोडाफोन आइडिया आने के बाद आपके पास भी का शेयर है, ठीक है। तो वो ट्रांसफर भी क्या हो गया, ट्रांसफर नहीं है। पहले आपके पास वोडाफोन का शेयर था, अब वोडाफोन आइडिया होने के बाद आपके पास भी कंपनी का शेयर है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। बोलो सर, समझ आ रहा है? हाँ Yes, सर। समझ आ sir. रहा? Any transfer by an individual of sovereign gold bond issued by RBI by way of redemption. इसके बारे में पहले भी बोला। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉन्ड है, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड। रिसेंटली इशू भी किया गोल्ड बॉन्ड, स्टेट बैंक इंडिया वगैरह से खरीद भी सकते हो। मैंने अब एक दिन आप लोगों को शायद बोल भी रहा था, गोल्ड बॉन्ड इशू हुआ है, खरीद सकते हो, इस तरह का मैं बात कर रहा था मोस्ट प्रोबेबली। तो ऐसे केसेस में भी एनी ट्रांसफर बाय एन इंडिविजुअल ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई बाय वे ऑफ रिडेम्पशन, उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेगा। इसका मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेच के आपको जो गेन होगा उसको कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर टैक्स भी नहीं लगेगा। ओके, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक, एनी ट्रांसफर वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे हो। बॉन्ड मतलब क्या है सर, डिवेंचर मतलब क्या है सर, बॉन्ड डिवेंचर सिमिलर कैटेगरी का है। गवर्नमेंट इशू करे तो बॉन्ड बोलते हैं, बेसिकली लोन टाइप्स ऑफ है। आप कंपनी को लोन देते हो, आप गवर्नमेंट को लोन देते हो, कंपनी को लोन देने को डिवेंचर बोलते हैं, गवर्नमेंट को लोन देने को बॉन्ड बोलते हैं। क्यों देते हैं सर? अरे सर उनको काम आता है बहुत सारा अलग अलग रीजन के लिए, बदले में आपको बाद में इंटरेस्ट समेत वापस करेगा। तो कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी इनटू शेयर्स और डिवेंचर ऑफ दैट कंपनी, मतलब बॉन्ड को डिवेंचर में कन्वर्ट करना या बॉन्ड और डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करना। सपोज मानो आपके पास किसी कंपनी का शॉर्ट डिवेंचर्स है, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, कन्वर्टिबल डिवेंचर समझते हो, मतलब डिवेंचर को आप बाद में शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास शॉर्ट डिवेंचर है, कंपनी आपको बाद में बोलता है ठीक है आप उसके बदले 20 शेयर ले लेना कंपनी का। तो अगर कन्वर्टिबल है तो ये ट्रांसफर भी तो हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी इनटू शेयर्स और डिवेंचर ऑफ दैट कंपनी, सिमिलर कंपनी के अंदर। एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी इनटू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना भी ट्रांसफर नहीं है। एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इन ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर ए स्कीम मेड इन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी तरह का कैपिटल एसेट इन ए ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, मतलब वो बैंक का जो मॉर्गेज स्कीम होता है उसके बारे में बोल रहे हैं, स्कीम मेड बाय नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे ट्रांसफर को भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, ठीक है सर। तो ये बोला गया है। बाकी कंप्यूटेशन का सिस्टम मैंने आप लोगों को बोल के रखा, सेक्शन 48 आप लोग जानते हो, कॉपी में सुंदर करके लिखा के रखा है मैंने, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लिखा है ना सर? ये सब पूरा कॉपी में लिखा हुआ है ना, ये सब सेक्शन 48 के हिसाब से होता है। ओके सर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सब मैंने बोल के रखा। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सब भी मैंने बोल के रखा। एक्सपेंडिचर इनकम होली कनेक्शन विद ट्रांसफर ब्रोकरेज सेल, हाँ ठीक है। ओके, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, एक बार उसको पढ़ लिया जाए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का नोट्स मैंने लिखा के रखा, एक बार प्लीज गो थ्रू कर लो। ओके सर, बोलो सर, समझ आ रहा है प्रोविजंस? मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है एटलीस्ट कर लूं, ताकि जाके हम लोग नेक्स्ट क्लास में से क्वेश्चंस आंसर में ज्यादा फोकस कर पाए। बोलो सर, समझ आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ सर। प्रिया, रोशनी, तथा आस्था, प्रीति, यस सर। समझ आ रहा है ना सर सबको? बोलो। थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कभी कभी मोनोटोनस फील हो सकता है, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रोविजंस में एक बार ज्यादा कर दे रहा हूँ, बिकॉज एक बार प्रोविजंस हो जाए ना तो फिर आप लोग भी घर पे एक बार रिवाइज कर लोगे प्रोविजंस को, तो क्या होगा ना, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे। अदरवाइज ना आप ना मतलब चिंता में पड़ जाओगे, भाई इसका क्या सोल्यूशंस करे, उसका क्या सोल्यूशंस करे, तो ये डिफिकल्टीज आ जाता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं प्रोविजंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लूं। अच्छा, कैपिटल गेन स्पेशल प्रोविजन, कैपिटल गेन में कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जैसे कि सेक्शन 50, जैसे कि सेक्शन 50, एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट इज डीम्ड टू बी द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट।
irrespective of the period of holding. That is, indexation benefit would not be available even if the period of holding of such asset is more than 36 months. नॉर्मली क्या होता है ना सर, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन मिलता है ना, शॉर्ट टर्म में मिलता है क्या इंडेक्सेशन? हाँ सर, क्या शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलता है? अगर आप लोग लास्ट दिन का नोट देखोगे, कॉपी में मैंने लिखा के रखा आप लोगों को मैंने कैपिटल गेन का शॉर्ट टर्म ही बोला, लॉन्ग टर्म ही बोला। इन केस ऑफ एसटीसी है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ये देखो लिखा के रखा पूरा। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिखेगा, कहीं पर भी आपको, ये शॉर्ट टर्म है, ये देखो ये एसटीसी लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिखेगा। बट जब आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तब आपको इंडेक्सेशन दिखेगा। ये देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट जरूर दिखेगा, दिख रहा है ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन मिलता है, और 36 मंथ्स होल्ड करना मतलब तो लॉन्ग टर्म हो ही जाता है ना, बिकॉज वो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म माना जाता है। आपके लिए 3 तरह का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना। और 12, 24, 36 में तो 36 महीना तो लॉन्ग टर्म ही है। तो यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविजन बता रहा है कि एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो, इज डीम्ड टू बी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर वो डेप्रिशिएबल है, कितना भी दिन आप होल्डिंग कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड नॉट बी अवेलेबल इवन इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सच एसेट इज मोर देन 36 मंथ्स। अगर एसेट डेप्रिशिएबल है तो उसको बेच के आपको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही माना जाएगा उसको। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, समझ में आ रहा है सर? डेप्रिशिएबल एसेट्स बेच के जो भी मिलेगा वो शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा, चाहे पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका 36 महीने से ज्यादा ही क्यों ना हो। और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको डेप्रिशिएबल एसेट में नहीं मिलता है। बात कुछ समझ में आ रहा है? इंडेक्सेशन बेनिफिट उसमें मिलता है जिसका वैल्यू समय के साथ साथ बढ़ता है, मतलब जिसमें एप्रिसिएशन होता है। जिसका डिप्रिसिएशन होता है उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होता है, बिकॉज उसका वैल्यू समय के साथ साथ कम होता है, बढ़ता नहीं है। हेलो सर, बात समझ में आया कि नहीं? लॉजिक है कि नहीं सर, बोलो। हाँ सर। सेक्शन 50 में लॉजिक है कि नहीं है? जैसे मानो कि एक कार है, ठीक है, बिल्डिंग, एक बिजनेस में एक मशीन्स है, ठीक है, एक प्लांट एंड मशीनरीज है बिल्डिंग में। अब प्लांट मशीनरी का वैल्यू समय के साथ साथ कम होगा कि ज्यादा होगा? आप ही बता दो। कम होगा। कम होगा ना सर, प्लांट एंड मशीनरी समय के साथ साथ कम होगा ऑब्वियसली। प्लांट एंड मशीनरी अगर आप देखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी की समय के साथ साथ तो वैल्यूएशन कम होगा, बिकॉज उसका तो डिप्रिसिएशन होता है। अब डिप्रिसिएशन जिसमें होगा उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट कैसे मिलेगा, है ना? जैसे मानो कि ये एक मशीनरीज है, ठीक है, हेवी इक्विपमेंट है, तो ये इस तरह का मशीन्स वगैरह जो भी यूज होता है इसका तो समय के साथ साथ डिप्रिसिएशन होगा, वैल्यू तो बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो ऐसे केसेस में आपको इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इंडेक्स बेनिफिट तो आपको उस एसेट में मिलता है जिसका फ्यूचर में दाम बढ़ता जाता है, जिसका फ्यूचर में दाम बढ़ता जाता है। तो इसीलिए चाहे आप 36 महीने क्यों ना होल्ड कर लो, फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 50 वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सर, याद रहेगा ना? सेक्शन 50 याद रहेगा ना सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बोलो सर, समझ में आया ना सेक्शन 50 सबको? यस सर। हाँ सर। ओके सर, कोई डाउट है किसी को? प्रियोतमा समझ में आ रहा है? प्रियोतमा बोलो। हाँ सर। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर तो मुझे क्वेश्चंस भी करवाना पड़ेगा। कैपिटल गेन ऑफ लम सम कैपिटल गेन, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा आज देख ले, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं लम सम के ऊपर क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, करवाना ही पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लम सम कैपिटल गेन, वेरी वेरी वाइटल पॉइंट, ट्रिपल स्टार लगा के रखो। 50B, एनी प्रॉफिट्स एंड गेन्स arising from lump sum sale effected in the previous year shall be chargeable to income tax as capital gains arising from the transfer of capital assets and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place। जिस पर्टिकुलर ईयर में मतलब ट्रांसफर होगा उस पर्टिकुलर ईयर में चार्ज होगा। where the undertaking being transferred under lump sum slum sale, ठीक है, लामसम बोल दिया मैंने, स्लम सेल एक्चुअली, लामसम नहीं, स्लम सेल, मैं आगे बात करूंगा आपको स्लम सेल में। where the undertaking being transferred under slum sale is held for more than 36 months, the resultant gain is long term, however no indexation benefit would be available if the undertaking is held for less than 36 months, the resultant gain is called short term। सर क्या है स्लम सेल? सर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल्स में ही बताऊंगा, बिकॉज स्लम सेल इज अ बिग पॉइंट, इट्स अ बिग पॉइंट। ओके, फिर भी थोड़ा सा मैं देखता हूं। नेट ओर्थ जब कैलकुलेट होगा ना इसका,
जब इसका नेट वर्थ कैलकुलेट होगा इज डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. Net worth shall be the aggregate value of the total asset minus value of liabilities of such undertaking as per books of accounts. And capital gains equals to sale consideration minus net worth. Aggregate value of total asset would be aggregate of the following: written down value of the depreciable asset, nil in case of capital assets in respect of which the whole of the expenditure has been allowed or is allowable as deductions under section 35 AD, and book value of other asset. ये 35 AD से बिजनेस वाला आ गया, पीजीबीपी का खेल आ गया. मुझे इसमें थोड़ा ज्यादा ही आप लोगों को समझाना, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ अभी. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स शैल बी इग्नोर्ड फॉर कंप्यूटिंग नेट वर्थ. ये स्लम सेल पे मुझे आपको अलग से डिटेल्स में बताना होगा, और स्लम सेल का कैलकुलेशंस भी मुझे अलग से आपको बताना होगा, तभी जाके आपके दिमाग में आएगा. क्वेश्चंस करके ही समझाना होगा. ये डायरेक्ट आपको समझाना जाओ तो आपके दिमाग से बाहर ही चला जाएगा. ठीक है. अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सर अभी मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ, मैं समझाने में ध्यान नहीं दिया आप लोगों को. आप लोगों ने देखा मैं 50B पे आप लोगों से डिटेल्स में बात करूंगा. ठीक है. कल के क्लास में मैं स्लम सेल के बारे में बात करूंगा आप लोगों के साथ, क्वेश्चंस करवा के ही करूंगा. 50C याद रखिएगा सर, स्लम सेल बहुत ही वाइटल पॉइंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ. अच्छा, 50C में बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ. ठीक है. 50C में कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ के बारे में बात करता है. इसमें ना एक स्टैम्प ड्यूटी का भी एरिया, ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें स्टैम्प ड्यूटी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बात करता है. स्टैम्प ड्यूटी का मतलब बेसिकली कहना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर देन एक्चुअल कंसिडरेशन. अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर देन 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, देन डीम्ड सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को माना जाएगा. और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से मतलब लेस देन इक्वल्स टू 110% ऑफ द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, देन एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को डीम्ड सेल कंसिडरेशन माना जाएगा. इसके ऊपर हम लोगों ने बीपी में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका ही एक उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा. बट अगेन मुझे आप लोगों को इसका भी एक डिटेल्स कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा. एक्चुअल कंसिडरेशन ग्रेटर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन लेंगे, और वैल्यू एसर्टेन्ड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर ग्रेटर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा तो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, और वैल्यू एसर्टेन्ड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर ग्रेटर लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा तो वैल्यू एसर्टेन्ड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर लेंगे. सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना सर? सेक्शन 50B और 50C में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? मैं सही बोला? हाँ सर, यह समझ में आ गया किसी को? 15BC समझ में नहीं आया होगा? हेलो बोलो ना. अरे नहीं आया होगा, मुझे पता है. अरे यस नो कुछ तो बोलो. यस सर. मतलब नहीं आया ना? একটু বুঝতে পেরেছি, পুরোটা বুঝতে পারিনি. फिर इसके मैं समझाया नहीं तुम लोगों को तो कैसे समझोगे? मैं समझाया नहीं अभी तक तुम लोगों को. अब इसके बारे में मुझे आप लोगों को डिटेल्स कुछ क्वेश्चंस के साथ ही मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को. तो अभी कुछ क्वेश्चंस मतलब अभी ऐसा पॉइंट आएगा जिसके मुझे आपको क्वेश्चंस करके ही समझाना पड़ेगा. 50D 51 ठीक है. अच्छा, ये 111A और 112 का तो बात है कि रेट का. ठीक है, ये तो मैं रेट लिखा के रखा ना आप लोगों को. देखो तो सर कॉपी चेक करके 111 112 लिखा के रखा कि नहीं? 111A और 112 ये जो रेट का एरिया है मैंने बोल के रखा आप लोगों को. हाँ सर है. 111 112 112A मैंने रेट का बारे में बोल के रखा आप लोगों को. फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी मैंने बोल के रखा था. ये सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बात करता है. ठीक है, सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बात करता है. ये एक अनदर वाइटल एरिया है. एक सेक्शन 55 का एरिया. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन सर्टेन एसेट सेक्शन, ये भी सेक्शन 55 का एरिया. एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 के साथ थोड़ा कनेक्शन है, वो भी मुझे थोड़ा बताना होगा आप लोगों को. और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ये आप लोगों को मुझे बताना ही पड़ेगा. एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन. एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन 54 से लेके 54F के अंदर बोला गया है, जिसके अंदर आपको 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F देख पा रहे हैं आप लोग? 54, 54B, 54D, 54EC एंड सेक्शन 54F. ठीक है, ये जो 5 सेक्शन है जिसके अंदर आपको कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस के बारे में बोल के रखा है. मैं आज आप लोगों को मैं काम करता हूँ, आप लोगों को मैं आज ना नोट शेयर कर देता हूँ. आप लोग ना घर पे इसको एक बार पढ़े.
ठीक है। फिर कल के क्लास में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बिकॉज मैंने सब क्वेश्चंस रेडी भी करके रखा, मैं आप लोगों को कराऊंगा भी। ये देखो सर, मैं बहुत सारा क्वेश्चंस रेडी करके रखा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व भी कराऊंगा। लेकिन ये सब क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपको ये समझ में आ जाए कि इसका, पहला बात तो ये एग्जेम्पशन समझ में आना पड़ेगा और स्पेशल प्रोविजंस का एरिया भी समझना पड़ेगा। जैसे कि सेक्शन 50 से जो स्पेशल प्रोविजन चालू हुआ ना, वो भी, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह का भी एरिया काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, ये सब एरिया एक बार मैं आपको बता दूं, फिर जाके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं सर, स्पेशल प्रोविजंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस और एग्जेम्पशंस। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस एंड एग्जेम्पशंस, और उसके अंदर स्लम सेल तो है ही। ठीक है, स्लम सेल तो है ही सेक्शन 50। ठीक है, ये जो 3-4 टॉपिक है ये मैं आपको कल समझाऊंगा और फिर जाके हम लोग क्वेश्चंस पे हाथ लगाएंगे। ठीक है सर, ये स्टैम्प ड्यूटी भी मैं उसी के साथ बोलूंगा आप लोगों को। ठीक है, एक दिन में बताऊंगा तो आप लोग भी पागल हो जाओगे और मैं भी पागल हो जाऊंगा। जितना बोला सर उतना समझ में आया कि नहीं, उतना बोलो सर। जितना मैंने आज आप लोगों को समझाया, और जितना मैंने आप लोगों को समझाया नहीं, उस बाकी पार्ट में कल के क्लास में आप लोगों को समझा के फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो बाकी पार्ट में जो डाउट लग रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। पढ़ने से सब आसान हो जाएगा सर, एकदम चिंता नहीं है। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस यस सर। ना पूरा प्रोविजंस का समरी नोट्स ही आप लोगों को मैं शेयर। ओके प्रीति, आस्था, इंकी, विशाल तथा प्रियतमा, आया ना सर समझ में? हाँ सर। हाँ सर। यस एक बार नोट शेयर कर देता हूँ, गो थ्रू कर लो सर। एक बार गो थ्रू नहीं करोगे भूल जाओगे। ठीक है, तो प्रोविजंस एक बार घर में गो थ्रू करो, जितना बाकी है मैं कल बताऊंगा। आज एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो आज ना हो जाता काफी सारा। एक्चुअली आज स्टार्टिंग करने में ही मुझे लेट हो गया, वो माइक्रोफोन का इश्यूज हो गया था बोल के। एटलीस्ट अगर 11, 15, 20 में स्टार्ट कर देते क्लास तो आज ऑलमोस्ट हो जाता। ठीक है, तो कल के क्लास में बाकी प्रोविजंस का डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मुझे एक चीज याद है तो था, मुझे थोड़ा याद दिलाना, एक नोट्स बताना है, वो रेट ऑफ टैक्स के रिगार्डिंग है ना, तथा रेट ऑफ टैक्स में एक नोट बताना है, जिसमें वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 का एक पुराना, जिन लोगों के पास कैपिटल गेन का पुराना नोट्स लिखा हुआ है ना बेसिक्स के टाइम पे, वहां पर देखना मैंने आप लोगों को लिखा के रखा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LT 111 एग्जेम्प्टेड होता है। देखना कॉपी चेक करके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 उसमें एक अमेंडमेंट आया है सर, वो वाला सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 को ना सब्स्टिट्यूट किया गया। सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 वो सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, उसमें एक अमेंडमेंट आ गया, वो अभी नहीं यूज होता। उसके बदले 112A के अंदर बात किया गया है, वो LT 111A के बारे में मुझे आप लोगों को एक नोट्स भी लिखा देना है, जो मैं कल के क्लास में आप लोगों को लिखा दूंगा। ठीक है, पहले मैं वो नोट्स ही लिखाऊंगा, उसके बाद मैं बाकी प्रोविजंस और फिर जाके लॉन्ग मतलब बड़े क्वेश्चंस में बात करूंगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके ठीक है सर, चलो फिर ओके टाटा, फिर आज बाय। ओके बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर। राखी सर।